दोस्तों, आज की कहानी है हिरोशी युकी की। एक ऐसा फट्टू लड़का जिसे स्कूल में हर कोई तंग करता है और घर में भी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि उसे फेंक दिया एक खतरनाक गेम की दुनिया में, जहां अगर तुम मर गए तो असल जिंदगी में भी तुम्हारा द एंड पक्का है। अब उस दुनिया में हिरोशी ने ठान लिया है कि वो स्ट्रांग बनेगा। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। ये है हिरोशी। अभी अभी अपनी टीचर के साथ उसका करियर काउंसलिंग सेशन हुआ है। ये पहली बार नहीं था और पहले की तरह उसने अभी भी अपने फ्यूचर के लिए कोई रास्ता नहीं चुना है। टीचर ने उसे ट्रैक एंड फील्ड क्लब फिर से ज्वाइन करने का आइडिया दिया। टीचर की बातों से लग रहा था कि पास्ट में हिरोशी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था और वो बात अब तक उसके साथ थी। इसलिए वो न तो ट्रेनिंग करता था और न ही वापस ज्वाइन करने का इरादा था। टीचर को उस पर तरस आया, फिर उसने हिरोशी को मोटिवेट करने की कोशिश शुरू कर दी। हिरोशी ने टीचर की डेस्क देखी और तुरंत समझ गया, टीचर कोई मोटिवेशनल बुक पढ़कर संदीप महेश्वरी बन गए हैं। करियर काउंसलिंग खत्म हुई और घर जाते हुए हिरोशी की नजर स्कूल के मैदान पर पड़ी, जहां वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते देख रहा था। एक ऑरेंज बालों वाला लड़का उसे देखकर भागा आया। वो एक दूसरे को जानते थे और इस दोस्त ने भी टीचर की तरह उसे फिर से ट्रेनिंग शुरू करने की सलाह दी। पर हिरोशी ने वहीं अपना पुराना जवाब दिया, नहीं। ऑरेंज बालों वाला लड़का उसे फोर्स नहीं कर सका, तो उन्होंने बाय बाय कर दिया। हिरोशी ने उस पास्ट से भागने के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम्स का सहारा लिया। आज एक गेम का रिलीज डे था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फाइनल क्वेस्ट पार्ट 22। गेम स्टोर की तरफ एक्साइटेड होकर जाते हुए हिरोशी को अचानक दो स्ट्रीट पंक ने रोक लिया। ब्रो, हमारे मेन बंदे का भोलापन देखकर समझ आ रहा था कि ये बस बुलिंग ही थी। लकीली ये बंदे प्रोटेक्शन मनी लेने आए थे, चाहे हिरोशी चाहता या नहीं। पैसे गिनने के बाद उन्होंने उससे कहा कि अगर उसे कभी किसी को पिटवाना हो तो बस उन्हें बता दे। हिरोशी ने मन में सोचा, पिटवाना तो मुझे तुम दोनों को है। उन दो स्ट्रीट पंक से बचते बचाते हिरोशी रिलीज डे पर गेम स्टोर भागा। पर जब पैसे देने की बारी आई तो उसे पता चला कि उसके पास पैसे कम हैं। उन स्ट्रीट पंक के बारे में सोचते हुए हिरोशी को याद आया कि उसने गलती से 1000 येन की जगह 10,000 येन दे दिए थे। पैसे कम थे तो गेम तो खरीद नहीं सकता था, सो वो निराश होकर वापस चला गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो उसके पैर एक पुरानी सी गेम शॉप के सामने रुक गए जिसका नाम था किसारागी। बिना किसी उम्मीद के वो अंदर चला गया और वाकई जैसा सोचा था वहां हर गेम 3 साल पुराना था। हिरोशी शॉप ओनर के पास गया, एक बड़े बड़े संतरों वाली बंदी जिसके लंबे सफेद बाल थे, और उससे नई रिलीज हुई फाइनल क्वेस्ट पार्ट 22 के बारे में पूछा। ये सुनकर शॉप ओनर हंसने लगी, बोली कि ये गेम 22 पार्ट तक खींचा गया है और अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसने शिकायत की कि कम से कम टाइटल तो बदल देते ताकि नए प्लेयर्स को बेवकूफ बनाया जा सके। पर हिरोशी को बस ये जानना था कि उसके पास वो गेम है या नहीं। शॉप ओनर उस गेम के बारे में बड़बड़ाती रही कि पहले मजेदार था पर टाइम के साथ बोरिंग हो गया, क्योंकि कौन 20 पार्ट तक खेलेगा, ज्यादातर तो बस चीजें कलेक्ट करते रहो। हिरोशी को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई क्योंकि उसने सही बात पकड़ी थी। वाकई मजा तो तभी आता था जब वो छोटा था और धीरे धीरे अब नहीं आता था। पर वो यहाँ किसी बड़े बड़े संतरों वाली बंदी से डांट सुनने नहीं आया था। उसे बस ये जानना था कि वो गेम बेचती है या नहीं। अगर उसे सिर्फ डांटना था तो वो चला जाएगा। फिर शॉप ओनर ने उसे रोका और कहा कि उसके पास वो गेम है। उसने उसे इंसल्ट करने के लिए माफी के तौर पर कीमत 10,000 येन कम कर दी। एक्साइटेड होकर हिरोशी ने तुरंत खरीदने के लिए हाँ कर दी। पर जब पैसे का लेन देन हुआ तो उसे पता चला कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। ये वो गेम नहीं था जो वो चाहता था। शॉप ओनर ने फटाफट पैसे रजिस्टर में डाल दिए थे और रिफंड की परमिशन नहीं दे रही थी। उसने जोर देकर कहा कि ये गेम उस 22 पार्ट वाले से बेहतर है। उसके इंट्रोडक्शन के हिसाब से ये एक फुल्ली इमर्सिव फुल डाइव आरपीजी था जो एक्सट्रीम रियलिज्म को फॉलो करता है। हिरोशी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बस अपने पैसे वापस चाहिए थे। हालांकि शॉप ओनर ने कहा कि ये गेम मैच्योर ऑडियंस के लिए है। यू नो व्हाट आई मीन। वो हिरोशी को बहकाने और उकसाने लगी कि वो डार्क पाथ पर चले, बचकाने गेम्स छोड़ दें। फिर गेम शॉप ओनर ने हिरोशी का हाथ पकड़ा और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि उसका नाम रियोना है। वो भी ये गेम अक्सर खेलती थी और कहा कि वो अपनी बड़ी जनरस हार्ट और संतरों से उसे सब कुछ सिखाएगी जो उसे चाहिए। इधर अपना लौंडा फिसल गया और गेम खरीद ली। साथ ही बंदी का फोन नंबर भी मिल गया। गेम को देखते ही उसे पता चला कि ये 10 साल पहले प्रोड्यूस हुआ था। हिरोशी ने रियोना को कॉल किया, पर रियोना ने जवाब दिया, आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो अभी अनरीचेबल है। गुस्सा होकर वो गेम फेंकना चाहता था, पर उसे पैसे की बर्बादी लगी। जब तक वो घर लौटा अंधेरा हो चुका था। हिरोशी ने पहले नहाने का प्लान बनाया, फिर खेलने का। पर जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसने अपनी छोटी बहन कायडे को अंदर देखा। फटाफट माफी मांगी और अपने कमरे में वापस भागा। उसने पहले गेम ट्राई करने का फैसला किया।
उसने गेम कंसोल में डाला, कुर्सी पर बैठा और लॉगिन करना शुरू किया। अंदर घुसते ही उसे गेम का ऑब्जेक्टिव बताया गया, डेमन किंग को हराओ और दुनिया को बचाओ। बिगिनर का क्वेस्ट था टाउन से बाहर निकलकर फ्लोरा सिटी जाना, अगला मिशन लेने के लिए। हिरोशी को एक आम गांव वाले की बॉडी में डाल दिया गया। सीनरी स्टनिंग थी और टच की फीलिंग इनक्रेडिबली रियल थी, यहां तक कि दर्द भी सरप्राइजिंगली ऑथेंटिक था। तभी एक एनपीसी की एंट्री हुई। कैरेक्टर डिजाइन देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि यह 10 साल पुराना गेम था। उसने सेव मेन्यू चेक किया और देखा कि वो अभी भी वहीं था, वरना उसे लगता कि वो सच में रीइंकार्नेटेड हो गया है। एनपीसी ने अपना परिचय एलिसिया के रूप में दिया, हिरोशी की बचपन की दोस्त। उसने बताया कि आज वो दोनों एप्पल पिकिंग के लिए जाएंगे। उसी पल एक और एनपीसी अंदर आया और उनसे नाश्ता करने के लिए कहा। ये एलिसिया का बड़ा भाई मार्टिन था। ये सुनने के बाद कि एलिसिया ने गलती से दरवाजा हिरोशी के सर में मार दिया था और उसे चोट लग गई थी, मार्टिन ने उसे एक एप्पल दिया और कहा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हिरोशी ने उसे सूंघा। हाँ, वो एप्पल की खुशबू थी। उसने उसे काटा और उसे एक असली एप्पल खाने का सेंसेशन मिला। हिरोशी को इतनी शानदार मास्टरपीस हाथ लगने पर खुशी हुई। हिरोशी को इतनी अशिष्टता से एप्पल खाते देखकर एलिसिया ने उसे चाकू से काट कर दिया। फिर हिरोशी को गेम का ओपनिंग क्वेस्ट याद आया और उसने भाई बहन से फ्लोरा सिटी जाने का रास्ता पूछा। जैसे ही उन्होंने वो नाम सुना, दोनों चौंक गए। मार्टिन ने उसे चेतावनी दी कि लापरवाही से बात मत करो, उसे भगोड़े की तरह ट्रीट किया। एलिसिया ने सुझाव दिया कि वो फार्म पर जाकर बात करें, पर हिरोशी को लगा कि वो बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और उसने अकेले जाने का फैसला किया। अचानक मार्टिन उस पर झपटा और उसे कसकर पकड़ लिया। बोला कि उसे भागना नहीं चाहिए। उसकी एक्सप्लेनेशन से हिरोशी को पता चला कि लोगों को गोब्लिन अटैक से बचाने के लिए टीटो सिटी, जहां वो रहते थे, उन्होंने शहर के चारों तरफ बहुत बड़ी खाई खोदी थी। शहर के लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और बाहर से किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी, सिवाय स्पेशल एनवॉयज के। शहर ने सभी बाहरी कम्युनिकेशन भी काट दिए थे। हिरोशी को अभी भी ये मजाक लग रहा था और उसने तो ये तक कह दिया कि वो उन गोब्लिन को मार गिराएगा। मार्टिन ने उसे कहा कि ये दुनिया बहुत क्रूर है। हिरोशी अभी भी सोच रहा था कि ये बस अर्ली गेम ट्रेनिंग है, तो वो डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। पर इससे पहले कि वो एक्ट करता, मार्टिन ने उसके चेहरे पर एक पूरा पंच मार दिया। दर्द में वो चिल्लाया और गालियां दी। इससे भी उसके दिमाग के दरवाजे नहीं खुले। मार्टिन ने उसकी और धुलाई की, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। मार्टिन एक एप्पल खाते हुए उसकी आलोचना करने लगा। बोला कि उसकी जैसी बॉडी से वो एक खरगोश को भी नहीं हरा सकता। गोब्लिन की तो बात ही छोड़ो। इस पॉइंट पर हिरोशी बहुत गुस्से में था। रियल लाइफ में उसे बुली किया गया था और प्रेशर डाला गया था, तो उसने राहत के लिए गेम्स का सहारा लिया था। पर गेम के अंदर भी उसे अब्यूज किया जा रहा था। सहन न कर पाने पर हिरोशी ने मार्टिन को जमीन पर धकेल दिया। सोच रहा था कि यह बस एक नॉर्मल धक्का है, पर अनएक्सपेक्टेडली चाकू मार्टिन के गले में घुस गया और उसे मार डाला। एलिसिया अपने भाई की मौत पर डर गई। गुस्से में हिरोशी पर चिल्लाने लगी। चाहे वो कहे कि ये एक एक्सीडेंट था, मरा हुआ तो मरा हुआ ही था। घबराकर हिरोशी ने भागने का फैसला किया, जिससे एलिसिया का गुस्सा और बढ़ गया। वो एक जंगली जानवर की तरह उसके पीछे भागी। हिरोशी कई दिनों तक अपनी जान बचाकर भागा, फिर आखिरकार एक गली में छुप गया। अभी भी किसी को मार डालने के सदमे में था। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये ठीक है, ये बस एक गेम है और अगर वो लॉग आउट करके फिर से खेलेगा तो मार्टिन जिंदा होगा। उसी पल रियोना उसकी हेल्प करने के लिए आ गई। पर ये क्या, इतनी छोटी रियोना? उसने एक्सप्लेन किया कि वो गेम कंपनी द्वारा स्टोर ओनर्स को पर्सनली असाइन किया गया एक फेरी कैरेक्टर है। वो उसे गाइड करने का रोल प्ले करती है, ताकि गेम में एनपीसी और मॉन्स्टर उसे देख या सुन न सकें। पर जब तक वो आई, बहुत देर हो चुकी थी। एप्पल पिकिंग या बचपन के दोस्त से मिलने जैसे बिगिनर क्वेस्ट सब उसकी वजह से गड़बड़ हो गए थे। रियोना ने हिरोशी के गले पर लगा टाइटल टैग चेक किया और उस पर लिखा था चाइल्डहुड फ्रेंड किलर। शॉक। रियोना को एहसास हुआ कि उसने गेम में घुसते ही सीधा नरक का रास्ता चुन लिया था। हिरोशी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि यह बस एक एक्सीडेंट था, पर जैसा उसने बताया, कोर्ट में हर मर्डरर यही कहता है। ये टाइटल नहीं चाहिए था, तो हिरोशी गेम रीस्टार्ट करना चाहता था, पर रियोना ने अफसोस के साथ बताया कि इस गेम में कोई रीस्टार्ट फंक्शन नहीं है। ये इतना रियल लाइफ जैसा है कि उसने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये एक हाइपर रियलिज्म गेम है। यानी ये गेम प्रोग्रेस को ऑटोमेटिकली सेव करता है। तो अगर हिरोशी अभी लॉग आउट भी कर दे, तो अगली बार जब वो लॉग इन करेगा तो वो वहीं से शुरू होगा जहां से उसने छोड़ा था, जिसका मतलब था कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड किलर का लेबल गेम के एंड तक कैरी करेगा। रियोना ने उसे हार्डवेयर से छेड़छाड़ न करने की भी सलाह दी, क्योंकि गेम सीधे उस पर सेव होता है। अगर उसने उसे गड़बड़ किया तो उसे एक नया वीआर कंसोल खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत 9 लाख येन है। रियोना ने कहा कि कोई पागल ही ऐसा करेगा।
रियोना ने कहा कि वो उसकी शॉप से उसे 12 लाख येन के सस्ते दाम पर कंसोल खरीद सकता है। इस तरह बेचने से वो जल्दी अमीर हो जाएगी। हिरोशी ने गुस्से में रिफंड की मांग की, पर बेशक उसने मना कर दिया। उसकी शॉप में फुल लायबिलिटी एग्जम्पशन का एक क्लियर डिस्क्लेमर था। जब हिरोशी ने मुकदमा करने की धमकी दी तो रियोना डरी नहीं। उसके पास किसी हाई स्कूल वाले से ज्यादा टाइम और पैसा था। उसने उसे एक्सेप्ट करके खेलने की सलाह दी। रियोना ने इस गेम को अल्टीमेट क्वेस्ट के रूप में फिर से इंट्रोड्यूस किया, जिसे यूएम कहा जाता था। एक फुल्ली इंटरेक्टिव आरपीजी जो 10 साल पहले जापान में लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज हुआ था। ये बहुत पहले वारंटी से बाहर था और इतिहास के सबसे कम पॉपुलर गेम्स में से एक माना जाता था। फिर भी कुछ प्लेयर्स अभी भी थे, भले ही वो दुर्लभ हों। उनमें से एक का नाम गिंजी था, जिसने 10 साल पहले गेम की शुरुआत में अपने बचपन के दोस्त को मार डाला था। रियोना ने हिरोशी को उससे सलाह लेने के लिए ढूंढने का सुझाव दिया। अगला, रियोना ने हिरोशी को अपना आइटम पाउच चेक करने का इंस्ट्रक्शन दिया, जिसमें 30 गोल्ड कॉइन थे। उसने उसे डिस्गाइज के लिए कुछ नए आउटफिट खरीदने की सलाह दी, क्योंकि मार्टिन की मौत की खबर फैल चुकी थी और वो अब एक वांटेड आदमी था। वो एक टेलर शॉप में गए और हिरोशी ने एक शर्ट चुनी, जिसकी कीमत 15 गोल्ड कॉइन थी। शॉपकीपर ने तुरंत हिरोशी को पहचान लिया, पर एक मर्चेंट होने के नाते उसने उसे रिपोर्ट नहीं किया। वाकई उसने उसे रिपोर्ट नहीं किया, पर उसने शर्ट की कीमत 25 गोल्ड कॉइन तक बढ़ा दी। हिरोशी पर इसे खरीदने के लिए दबाव डाला, यह साफ करते हुए कि अगर उसने नहीं खरीदा तो क्या होगा। बिल्कुल रियल लाइफ की तरह उसे शुरू से ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। पूरे गेम में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था, तो हिरोशी ने गिंजी को ढूंढने का फैसला किया। रियोना के हिसाब से वो पिछले 10 साल से एक कसिनो में रह रहा था। दोनों उसे ढूंढने निकले। ये शहर काफी बड़ा था, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। इसने एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल डेवलप किया था, जो यहाँ नॉर्मल था। जो भी शहर को परमिशन के बिना छोड़ देता, उसे मार दिया जाता। यही वजह थी कि कोई भी बगावत करने की हिम्मत नहीं करता था। रियोना ने बताया कि अगर हिरोशी शहर छोड़ना चाहता है तो उसे गिंजी से मिलना होगा। वो उसे ढूंढने के लिए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट गए, पर गिंजी की जगह एलिसिया ने उसे पहले ढूंढ लिया। अपने डिस्गाइज के साथ भी वो सिर्फ आम लोगों को बेवकूफ बना सकता था। उसकी बचपन की दोस्त होने के नाते उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। रियोना ने एक्सप्लेन किया कि इस गेम में एनपीसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेटेड हैं, जिससे वो पूरी तरह से ऑटोनोमस, फ्री विल्ड और इंसानों की तरह ही परसेप्टिव हैं। हिरोशी ने फिर से जोर देकर कहा कि उसने जानबूझकर नहीं किया था, और सरप्राइजिंगली एलिसिया ने वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसने तो गुस्सा खोने और चिल्लाने के लिए माफी भी मांगी। बोली कि उसने अब सब सोच लिया है। वो उससे बहुत प्यार करती थी। हिरोशी ने राहत की सांस ली। सोच रहा था कि सब सॉल्व हो गया, पर क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती थी, वो उसे मार डालेगी ताकि वो तीनों आफ्टर लाइफ में मिल सकें। उसने वही चाकू निकाला जिससे मार्टिन को मारा था और कसम खाई कि वो हिरोशी को वैसे ही काटेगी जैसे वो सेब छीलती थी। रियोना ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। एलिसिया बहुत स्ट्रांग थी और ज्यादातर बिगिनर्स उसे साथी के रूप में चुनते थे। क्योंकि वो रियोना को नहीं देख सकती थी, एलिसिया ने मान लिया कि हिरोशी भगवान से प्रे कर रहा था, तो वो बस उसे जल्दी उसके रास्ते भेज देगी। जानलेवा खतरे का सामना करते हुए हिरोशी ने एक बार फिर भागने का फैसला किया। रियोना ने उसे जिगजैग की तरफ गाइड किया, एलिसिया से बचने के लिए भागते हुए। दोपहर तक हिरोशी जंगल में एक लकड़ी के केबिन में छिप गया। थकान की फीलिंग बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी थी। उसका टाइटल भी अपडेट हो गया था, तेज भागने वाला फ्रेंड किलर। तंग आकर हिरोशी ने रेस्ट करने के लिए पॉज करना चाहा ताकि वो कल स्कूल जा सके। रियोना ने उसे चलते रहने के लिए मनाने की कोशिश की, पर वो फ्री नहीं था। हालांकि जब हिरोशी ने मेन्यू खोलने की कोशिश की तो वो काम नहीं कर रहा था। रियोना को एहसास हुआ कि उसे लड़ाई खत्म करनी होगी, तभी गेम सेव हो पाएगा। उसी पल एलिसिया अंदर झपटी और उसकी बाह पर वार किया। जब उसने फिर से अटैक किया तो रियोना ने उसकी आंख पर पंच मारा, उसे कुछ देर के लिए अंधा कर दिया और हिरोशी को भागने दिया। एलिसिया चिल्लाई कि वो उसे ढूंढ लेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए। भागते हुए हिरोशी गेम से लॉग आउट करने में कामयाब हो गया। वो जोर से हाँफ रहा था और अपने हाथ को देखकर सोच रहा था कि उसे ऐसे भागे हुए कितना टाइम हो गया था। अगले दिन हिरोशी को रियोना के मैसेज से नींद खुली, जो उसे स्कूल के बाद फिर से गेम खेलने के लिए इनवाइट कर रही थी। स्कूल में हिरोशी ने अपने दोस्त मोरी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने दोनों ने उसे एक कचरा गेम बताया और साथ में हंसे। मोरी हिरोशी के गेमिंग हॉबी की आलोचना नहीं करना चाहता था, पर उसे उन बंदे से निपटने की सलाह दी। अगर हिरोशी खेलता रहा तो वो उसे नीचा दिखाते रहेंगे। हिरोशी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। उस दोपहर हिरोशी घर आया, थका हुआ था और अपने बेड पर लेट गया। उसने मोरी की बातों के बारे में सोचा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उसकी छोटी बहन थी। उसने उसे गेम्स खेलना बंद करने के लिए कहा, क्योंकि वो रात भर चिल्ला रहा था और उसने सबको जगाए रखा था। उसने उसे फिर से दौड़ना शुरू करने की भी सलाह दी, बजाय इसके कि वो बेकार गेम्स पर टाइम बर्बाद करे।
हिरोशी ने उसे एक अस्पष्ट जवाब देकर टाल दिया। उसके बाद वो गेम में वापस लॉग इन कर गया, ठीक उसी पल जब वो अभी भी भाग रहा था और उसकी बांह से खून बह रहा था। सबसे पहले उसे अपना घाव ठीक करना था। हिरोशी ने अपनी इन्वेंट्री चेक की और कुछ हर्ब मिले, पर उसे समझ नहीं आया कि उन्हें दवा में कैसे बदले। वो बस पत्तियों को नोचता रहा, उम्मीद कर रहा था कि कुछ काम करेगा। उसी पल एक शराबी आदमी पास आया। वो एक प्लेयर लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि एनपीसी क्या होते हैं। ऐसे हिरोशी को एहसास हुआ कि ये गिंजी था। हिरोशी ने फटाफट अपना परिचय दिया और हेल्प मांगी। गिंजी ने एक नौसिखिए को देखकर आह भरी, पर फिर भी हर्ब का इस्तेमाल करके हिरोशी का घाव ठीक किया। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वो दोनों बात करने के लिए एक कसीनो में गए। गिंजी ने उसे बियर ऑफर की, पर हिरोशी ने मना कर दिया क्योंकि वो अंडरएज था। गिंजी ने कहा कि ये कोला है। हिरोशी ने ट्राई किया और वाकई में कोला ही था, पर पता नहीं कैसे गिंजी अभी भी उससे नशे में था। हिरोशी ने फिर अपने दोस्त को मारने की अपनी प्रॉब्लम बताई। गिंजी हंस पड़ा और किसी से बात करने लगा। हिरोशी ने पीछे टेबल पर देखा और वहां 4 सीटें थीं, जिससे उसे शक हुआ। उसने गिंजी से पूछा कि उसने अपने ही बेस्ट फ्रेंड को क्यों मारा। गिंजी ने कहा कि वो जवानी की लापरवाही थी, बस इसलिए कि उसके दोस्त ने कुछ बातें ऐसी कह दी थीं जिससे उसे गुस्सा आ गया। उसने उसे मार डाला। उसने तो अपनी बचपन की स्वीट हार्ट को भी मार डाला था। हिरोशी चौंक गया कि गिंजी ऐसा कैसे कर सकता था। गिंजी ने एक्सप्लेन किया कि इन गेम बॉडी रियल वर्ल्ड के हिसाब से मॉडल की गई थी। ये एक इंटेंसली इंटरेक्टिव गेम था। अगर तुम स्ट्रॉन्ग या क्लेवर नहीं हो तो इसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। पिछले 10 सालों में केवल एक बंदा इसे क्लियर कर पाया था, एक बेहद ताकतवर हाई स्कूल स्टूडेंट जिसने बिना किसी मेहनत के ये गेम पूरा कर दिया था। उसका नाम था कामी, जिसे बेमिसाल एडवेंचरर का खिताब मिला। वहीं गिंजी का टाइटल था इनह्यूमन। हिरोशी ने पूछा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अचानक गिंजी ने हिरोशी का चोगा उतार दिया और सबको चिल्लाकर कहा कि फ्रेंड किलर यहां है। उसने हिरोशी से कहा कि वो पूछताछ के दौरान ब्लफ करने की कोशिश करे, शायद वो पनिशमेंट से बच जाए। पता नहीं कैसे, लॉजिकली गार्ड्स ने तुरंत हिरोशी को घेर लिया। उसने भागने की कोशिश की, पर गिंजी ने उसे दबोच लिया और उसे बेहोश करने के लिए चोक होल्ड का इस्तेमाल किया। गिंजी चौंक गया कि हिरोशी इतना कमजोर लग रहा था, फिर भी उसे बेहोश करने में काफी ताकत लगी। जब हिरोशी उठा तो सोल्जर्स ने उसे घेर कर पकड़ डीम लिया था। पता चला कि गिंजी ने उसे शराब के पैसे के लिए बेच दिया था। गिंजी ने उसे कहा कि वो बस किसी को मारने से मना कर दे, वरना उसे कठोर श्रम के लिए भेज दिया जाएगा। गिंजी ने खुद 13 साल जेल में बिताए थे, तो उसे सब पता था। फिर हिरोशी को बाहर ले जाया गया ताकि शहर के लोग उसे देख सकें, और उन्होंने उस पर पत्थर फेंके और उसका मजाक उड़ाया। उसे एस्कॉर्ट कर रहे सोल्जर्स को भी चोट लगी, तो उन्होंने भीड़ को भगा दिया। हिरोशी गिर गया। उसने अपनी लाइफ में इतना अपमानित कभी महसूस नहीं किया था। अचानक उसे गेम की शुरुआत में देवी की बात याद आई कि वो हीरो था जो दुनिया को बचाने के लिए डेस्टिन्ड था। उसे बहाना बनाकर हिरोशी ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और गार्ड को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे रिलीज नहीं किया तो उन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हिरोशी ने घोषणा की कि एक हीरो के रूप में एक दिन कोई उससे दुनिया को बचाने के लिए कहेगा। गार्ड ने तुरंत उसे चुप करा दिया। उसने वो लाइन इतनी बार सुनी थी कि उसके कान पक गए थे। हर चोर या डाकू जिसे वो पकड़ दक्षता वही बात कहता था। वो इससे तंग आ चुका था, खासकर क्योंकि वो ओवरटाइम काम कर रहा था बिना एक्स्ट्रा सैलरी के। हिरोशी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा, पर तभी उसे चांदनी में एक छत पर एलिसिया की परछाई दिखी। वही एप्पल छीलने वाला चाकू पकड़े रियोना के पंच से एक आंख अंधी हो चुकी थी, पर उस पर हमला करने की बजाय उसने जाना चुना। घबराकर हिरोशी ने गार्ड से तुरंत उसे जेल में डालने की भीख मांगी। उन्होंने उसे एक पत्थर की कोठरी में फेंक दिया और पूछताछ की तैयारी करने गए। हिरोशी गेम को यहीं पॉज करना चाहता था, पर स्टोरी सीक्वेंस अभी चल रहा था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाया। थक कर उसने आह भरी और वेट करने का फैसला किया। 30 मिनट बाद उसने फिर से लॉग आउट करने की कोशिश की, पर वो अभी भी काम नहीं कर रहा था। कई और प्रयासों के बाद वो अपना दिमाग खोने लगा। इतना चिल्लाया कि जल्दी ही उसे भूख लग गई और उसे चुप होना पड़ा। भूख से उसकी बेचैनी पेशाब करने की जरूरत में बदल गई। हिरोशी ने पास के टॉयलेट का इस्तेमाल करने का फैसला किया, पर जैसे ही वो अपनी पैंट नीचे खींचने वाला था, मार्टिन का भूत उसे डराने के लिए आ गया। चौंक कर हिरोशी पीछे गिर गया। शुक्र है कि उसने खुद को गीला नहीं किया। मार्टिन हिरोशी को मारने के लिए लगातार गालियां दे रहा था और खून थूक रहा था। हिरोशी ने अपना बचाव किया कि मार्टिन ही था जो चाकू के साथ एप्पल खा रहा था। उसे कैसे पता चलेगा? मार्टिन ने इस बारे में सोचा और एडमिट किया कि हिरोशी सही कह रहा था। यह कुछ हद तक उसकी गलती थी। फिर उसने एक वादा याद दिलाया जो उन्होंने पहले किया था। उसने हिरोशी से उसे दोहराने की मांग की,
पर हिरोशी को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बात कर रहा था। वो बहुत टाइम से दोस्त थे, पर हिरोशी ने तो अभी अभी खेलना शुरू किया था। मार्टिन आखिरकार समझ गया और कहा कि वो हिरोशी को तब तक डराता रहेगा जब तक उसे याद नहीं आ जाता। इससे हिरोशी को गिंजी की याद आई, जो अक्सर खुद से बात करता था। शायद वो उन 2 लोगों से बात कर रहा था जिन्हें उसने मारा था। फिर मार्टिन हिरोशी से चिपक गया और लगातार खून थूकता रहा, ये कहते हुए कि वो और जीना चाहता था। डरा हुआ हिरोशी मदद के लिए चिल्लाया। काफी चिल्लाने के बाद आखिरकार एक बंदी ने जवाब दिया, एक लाल बालों वाली बंदी। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, इतनी छोटी बंदी, वो भी जेल में। उसने हिरोशी को आजाद किया और उसे कहीं ले गई। रास्ते में उसने अपना परिचय मिस रीसा के रूप में दिया। रीसा उसे एक ऐसे कमरे में ले गई जहां एक बेड और कुछ औजार थे। हिरोशी कंफ्यूज था, पर फिर रीसा शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और पूछा कि क्या वो तैयार है। अचानक एक चमकीली लाल वार्निंग स्क्रीन आ गई, जिसमें हिरोशी से पूछा गया कि क्या वो तीव्र उत्तेजना के लिए मानसिक रूप से तैयार है। शर्माकर और जोर से सांस लेते हुए हिरोशी ने सोचा, ये वही एडल्ट इवेंट होगा जिसका रियोना ने जिक्र किया था। उसके अंदर 2 शक्तियां लड़ रही थीं। एक प्योर जो कैंसिल दबाना चाहती थी, दूसरी ठरकी जो हां दबाना चाहती थी, एंड ही प्रेस यस। रीसा ने हिरोशी को बेड पर लिटाया और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। पूरी अंधेरी खामोशी में हिरोशी ने साफ कपड़े उतरने की आवाज सुनी। वो रोमांचित था, सोच रहा था कि वो अब आनंद का अनुभव करने वाला है। फिर औजारों के खनकने की आवाज आई। आंखें खोलते ही उसने खुद को बंधा हुआ देखा और रीसा को अदंगा। हाँ, वो जेल की इंटेरोगेटर थी। उसने कहा कि वो उसके साथ खेलेगी। पहले उसने उसे भूत प्रेत से डरने की बात सुनी थी, तो वो उसे तब तक पीटेगी जब तक भूत चला नहीं जाता। अगर वो सहन नहीं कर सका और कबूल कर लिया तो उसे फांसी दे दी जाएगी। अगर उसने सहन किया तो मार्टिन की मौत का इल्जाम डीमन पर डाला जाएगा और हिरोशी को आजाद कर दिया जाएगा। उसने उसकी टांग को आरी से काटना शुरू किया, जिससे हिरोशी डर के मारे चिल्लाया। जितना वो चिल्लाया, रीसा उतनी ही एक्साइटेड हुई। तभी रियोना उसकी मदद की पुकार के जवाब में आ गई। वो एक मूवी देखने में बिजी थी और उनके गेमिंग सेशन के बारे में भूल गई थी। हिरोशी ने उससे आजाद करने की भीख मांगी, पर जंजीरें बहुत मजबूत थीं, तो वो बस उसे सहन करने के लिए चीयर कर सकती थी। जब आरी ने उसकी जांघ को हल्का सा काटा और खून निकाला, तो हिरोशी दर्द में था क्योंकि सेंसेशन बहुत रियल लग रही थी। दर्द के मारे अपने मैं ही मूत दिया। इससे रीसा और एक्साइटेड हुई और उसने उसे काटने का प्लान बनाया ताकि वो और पेशाब करे। पूरी तरह से होपलेस होकर हिरोशी ने रेसिस्ट करना छोड़ दिया और उसे जो चाहे करने दिया। जैसे ही आरी नीचे आने वाली थी, एक गार्ड अंदर आया और टॉर्चर सेशन कैंसिल कर दिया। कोई कारण नहीं दिया गया सिवाय इसके कि कैप्टन टेस्ला ने ऑर्डर दिया था और हिरोशी का टाइटल बदलकर फ्रेंड किलिंग फास्ट रनर हु वेट्स हिमसेल्फ हो गया। रियोना खुश थी कि वो बाल बाल मौत से बच गया था, पर वो खुद अब खुश महसूस नहीं कर सकता था। उसने लॉग आउट किया और कसम खाई कि वो ये गेम फिर कभी नहीं खेलेगा। उठकर हिरोशी ने तुरंत अपनी पैंट चेक की कि कहीं वो गीली तो नहीं थी। लकीली नहीं थी और उसने खुद से वादा किया कि वो इसे फिर कभी नहीं छुएगा। एक बार एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हो रहा था। हिरोशी ने फिर से दौड़ने का फैसला किया। हालांकि वो बहुत टाइम से बाहर था, फिर भी कुछ लोग थे जो उसे पहचानते थे। जूनियर हाई में उसे ट्रैक एंड फील्ड में मॉन्स्टर माना जाता था। उसकी छोटी बहन भी उसे चीयर करने आई। थोड़ी देर बाद मोरी उसे इनकरेज करने आया। उसके दोस्त ने कहा कि इस बार उन्हें जिस ओपोनेंट पर ध्यान देना चाहिए वो लाल बालों वाला बंदा था जो बहुत स्किल्ड था। इसके अलावा कई स्काउट्स भी यहाँ देख रहे थे। ये हाई स्कूल लेवल पर पहली कंपटीशन थी। क्लासिफायर्स और इंटर हाई ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे फॉलो करेंगे। इसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट माना जा सकता था। हिरोशी को थोड़ी नर्वसनेस हुई तो वो रिलैक्स होने के लिए बाथरूम गया। अनएक्सपेक्टेडली वो एक फॉरेनर से मिला। हिरोशी ने उसे तुरंत एक फेमस एथलीट माइक के रूप में पहचाना, जिसे किंग ऑन एफ सेकंड प्लेस के नाम से जाना जाता था। रिटायर होने के बाद वो एक रिपोर्टर बन गया था। वो यहाँ आया था क्योंकि उसने हिरोशी की इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में सुना था कि उसने डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज यहाँ कई टैलेंटेड टीम्स थीं, पर माइक को उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। ये सुनकर हिरोशी को और हिम्मत मिली, पर क्योंकि वो माइक से बात करने में इतना डूबा हुआ था, वो बाथरूम जाना पूरी तरह से भूल गया और अभी भी पेशाब करने की जरूरत के साथ कंपटीशन में घुस गया। स्टार्ट होने से पहले उसने और लाल बालों वाले ने कुछ प्रोवोकेटिव बातें की। जब स्टार्टिंग गन चली तो हिरोशी ने स्लो स्टार्ट किया। हालांकि उसने खुद को शांत किया और तेज किया, एक के बाद एक को पीछे छोड़ते हुए। जैसे ही वो लाल बालों वाले को पकड़ने वाला था, वो फिसल कर गिर गया, जिससे दूसरे बंदे को जीतने का मौका मिल गया। और यहीं नहीं रुका। हिरोशी अब खुद को रोक नहीं पाया और पानी बहने दिया। और ये सबके सामने हुआ। ईमानदारी से कहूं तो उस पॉइंट पर मैं पहाड़ पर जाकर रह लेता। बाथरूम में हिरोशी अपनी पैंट धो रहा था और सोच रहा था कि वो बस मर जाए,
धोने के बाद उसने पैंट सीधे कूड़ेदान में फेंक दी। जब वो बाहर आया तो काइडे ने उसे कंफर्ट किया, पर उसने उसकी बातों को कंफर्ट के रूप में नहीं लिया। गुस्से में उसे दूर भगा दिया, जिससे उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई और काइडे भाग गई। माइक आया, उसने हिरोशी की परफॉर्मेंस को भयंकर बताया। हिरोशी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर इससे माइक को लगा कि वो और भी बुरा है। माइक ने कहा कि एक एथलीट की स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रेशर में परफॉर्म न कर पाना एक घातक कमी थी, पर उसके हिसाब से हिरोशी की दौड़ने की प्रॉब्लम के अलावा उसे कई और इश्यूज थे। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था। तो माइक ने उसे एक लाइन दी, अंदर देखो और अपनी पैंट बदलो। उस लाइन का कोई मतलब नहीं था और इसने हिरोशी को और फ्रस्ट्रेट कर दिया। वर्तमान में लौटते हुए हिरोशी गेम छोड़ने का फैसला करने के बाद उठा। नाश्ते के दौरान काइडे ने कहा कि उसके भाई के लिए अच्छा होगा कि वो रात में गेम्स न खेले ताकि दूसरों को डिस्टर्ब न हो। हिरोशी ने कहा कि जब वो दोस्तों को लाती है तब वो भी शोर करती है। फिर दोनों झगड़ने लगे। उनकी मां ने बीच में आकर सुलह कराई। कैद ने गेम्स को दोष दिया कि उसके भाई को ऐसा बना दिया। फिर हिरोशी ने घोषणा की कि उसने गेम छोड़ दिया है, जिससे कैडे चौंक गई। पर फिर वो निराशा में बदल गई। सोच रही थी कि उसके भाई ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत कमजोर था। जो भी वो करता वो हमेशा आधे रास्ते में छोड़ देता। ठीक वैसे ही जैसे उसने ट्रैक एंड फील्ड ज्वाइन किया, फिर गेम्स खेलने के लिए छोड़ दिया और अब गेम्स छोड़ रहा था। उसने अपने भाई को दयनीय कहा और स्कूल के लिए निकल गई। हिरोशी की मां ने कहा कि कैडे बस चाहती थी कि वो पहले जैसा कूल हो, क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों को बताती थी कि वो कितना कमाल का था। हिरोशी हमेशा की तरह स्कूल गया। 2 स्ट्रीट पंक फिर से प्रोटेक्शन मनी वसूलने आए। वो बहुत थका हुआ था रेसिस्ट करने के लिए, तो उसने पैसे दिए और चला गया। जब मोरी आया तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। स्कूल के बाद वो अपनी टीचर से मिला, जिसने उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसे अभी भी नहीं पता और टीचर से वेट करने के लिए कहा। जब वो बाहर गया तो उसे रियोना का कॉल आया। उसने उसे कई बार कॉल किया था और गेम स्टोर पर मिलना चाहती थी। इत्तेफाक से वो भी वहीं जाने का प्लान बना रहा था। पहुंचकर वो गेम बेचना चाहता था। उसने टॉपिक से बचने की कोशिश की, पर वो इसे बेचने पर अड़ा हुआ था। उसने पूछा, क्यों? क्या लोगों को मारने से लेकर क्रिमिनल बनने तक, फिर कैदी बनने तक और लगभग मारे जाने तक ये पहले से ही साफ नहीं था? रियोना फिर से हंस पड़ी, जिससे हिरोशी गुस्सा हो गया। वो अकेली थी जो मजे ले रही थी, जबकि वो साफ नहीं था। अगर वो गेम वापस नहीं खरीदती तो वो उसे कहीं और बेच देगा, पर उसने उसे ऐसा न करने की सलाह दी। अगर उसे अपने पैसे वापस चाहिए थे तो उसके अपने कारण थे और वो उसे इस गेम के बारे में सच्चाई नहीं बता सकती थी। उसने उसे यहाँ कुछ दिखाने के लिए बुलाया था और एक प्लेयर का नाम लिया, कामुई। एक नाम जो हिरोशी ने गिंजी से पहले ही सुना था। रियोना ने एक्सप्लेन किया कि कामुई टोक्यो सिटी काउंसिल का सबसे यंग मेंबर था और इस गेम का एक हाईली स्किल्ड प्लेयर था। उसने हिरोशी को एक इंटरव्यू क्लिप दिखाई, जिसमें कामुई ने कहा कि गेम ने उसकी लाइफ को बहुत प्रभावित किया है और वही अकेला था जिसने इसे कभी जीता था। वो चाहती थी कि हिरोशी खुद गेम क्लियर करे। आखिर ये पूरी तरह से छोड़ने से तो बेहतर था। इसके अलावा उसे गेम को हराने के लिए कामुई द्वारा खुद लिखा गया एक गाइड मिला था। हिरोशी ने सोचा कि अगर एक गाइड मौजूद था तो और किसी ने गेम क्यों नहीं खत्म किया। रियोना ने एक्सप्लेन किया कि कामुई ने इसे तब लिखा था जब वो अभी भी एक स्टूडेंट था और तब सबकी ईगो आसमान छू रही थी। उसकी राइटिंग स्टाइल इतनी अहंकारी और ट्रैश टॉक हैवी थी कि कोई भी उसे पूरा पढ़ नहीं सकता था। वाकई बस कुछ लाइनों में कामुई पहले ही हिरोशी की बेइज्जती कर रहा था। उसे गाइड देखने के लिए भी दयनीय कह रहा था। दांत पीसते हुए हिरोशी पढ़ता रहा। कामुई की नौसिखियों को सलाह थी कि गेम खेलने से पहले फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करें। हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट जंप और 10 किलोमीटर रन, जब तक उसके सारे बाल झड़ न जाएं। उसे यह सब बेतुका लगा, तो हिरोशी ने और यूजफुल टिप्स के लिए आगे पढ़ा। उसे सेक्शन मिला, मेरी बचपन की दोस्त मुझे मारना चाहती है। कामुई की सलाह, अगर तुमने ये इवेंट ब्रांच ट्रिगर कर दिया है तो बस 4 बार मर जाओ और इसे खत्म कर दो। फिर भी उसने एक इन गेम ट्रिक का जिक्र किया, अगर तुम लड़ाई नहीं जीत सकते तो बिना लड़ाई के जीतो। बस ओपोनेंट की वीकनेस ढूंढो और उसका फायदा उठाओ। हिरोशी को यकीन नहीं हुआ। अगला था अपने बेस्ट फ्रेंड के भूत से हॉन्टेड। कामुई ने कहा कि बस भूत को अपने पीछे आने दो। फिर वेपन सेक्शन आया, जहां कामुई ने स्टार्टिंग रूम के कोने में एक छिपी हुई तलवार की तरफ इशारा किया। उसने एक्स्ट्रा आइटम्स खरीदने का भी सुझाव दिया। स्वाभाविक रूप से कामुई ने अपने गाइड को हिरोशी के पूरे परिवार पर गालियों की एक और झड़ी के साथ खत्म किया। अपना गुस्सा पीकर हिरोशी कुछ कहने वाला था कि अचानक रियोना ने उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर कामुई के अलावा कोई और इस गेम को हरा सका तो वो सच में उस बंदे से शादी करना चाहेगी। फुल मजा बाबा।
लोहे के भी जिगर वाले हिरोशी को भी सरप्राइज हो गया और उसने उसे दूर धकेल दिया। पर उसकी पपी डॉग आंखें, जो बेताब उम्मीद से भरी थीं, देखकर वो हिल गया और आखिरकार उसने खेलना जारी रखने के लिए हाँ कर दी। एक बार फिर वो गेम में लॉग इन कर गया, ठीक वहीं जहां उसने छोड़ा था। एक सोल्जर ने उसे जल्दी करने और जाने के लिए कहा, उसे अपनी तलवार से धकेलते हुए, ताकि उसे फिर से छींटे न लगें। रीसा अभी भी खुश थी, एक और मीटिंग अरेंज करना चाहती थी। हिरोशी ने सीधे मना कर दिया। उसने अपनी परवर्स इच्छा भी बताई कि वो गीला किया हुआ कंबल रखना चाहती है ताकि वो खुशबू को बचा सके। टॉर्चर चैम्बर से बाहर निकलते ही हिरोशी को एक अंडरग्राउंड पैसेज से ले जाया गया, जिसका इस्तेमाल कैदियों को बाहर ले जाने के लिए होता था। आगे एक शानदार एस्टेट था जिसे सोल्जर ने रानी के महल के रूप में पेश किया, जो बंद शहर की शासक थी। वर्तमान निवासी और जिसने हिरोशी को भागने में मदद की थी, वो रॉयल गार्ड की कमांडर थी, चीफ टेस्ला। अंदर टेस्ला ने उसके लिए विनम्रता से एक कुर्सी खींची। हालांकि उसने हवा को सूंघा और पेशाब की हल्की सी गंध पकड़ी। उसने एक्सप्लेन किया कि हिरोशी को क्यों बख्शा गया था। मार्टिन की बहन एलिसिया ने उसे फल के चाकू से मारा था, पर सीन की जांच करने पर टेस्ला को केवल एक तलवार मिली जो हिरोशी इस्तेमाल कर सकता था। अपने एक्सपीरियंस से छोटे चाकू से किसी के गले में वार करने के लिए प्रोफेशनल स्किल की जरूरत होती है, तो उसने निष्कर्ष निकाला था कि मौत एक एक्सीडेंट थी। इस प्रकार हिरोशी निर्दोष था। इस कचरा गेम में आखिरकार किसी समझदार बंदे से मिलकर हिरोशी बहुत खुश हुआ और उसने टेस्ला के खाने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कमांडर ने उसे एलिसिया के आसपास सावधान रहने की भी चेतावनी दी। सच्चाई सामने आने के बाद भी वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। टेस्ला ने उसे कहा कि जब भी उसे मदद चाहिए हो, वो उसे बुला सकता है। हिरोशी ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। आखिरकार महीनों तक एक भगोड़े की तरह छिपे रहने के बाद उसे आजादी मिल गई थी और उसे सबसे पहले अपने घर जाकर अपनी तलवार वापस लेनी थी। रियोना ने कहा कि क्योंकि उसका गांव बाहरी इलाके में था, तो उन्हें वहां पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। हालांकि भले ही वो निर्दोष साबित हो गया था, गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते थे, या शायद वे सुबह से पत्थर जमा कर रहे थे और कोई क्रिमिनल नहीं था जिस पर फेंक सकें। तो उन्होंने हिरोशी को अपना टारगेट चुना। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। जब उनके पास पत्थर खत्म हो गए, तो उन्होंने हथौड़े और फावड़े पकड़ लिए उसे शिकारी गेम में लो एचपी ज़ॉम्बी की तरह ढूंढने के लिए। रियोना ने टिप्पणी की कि यह रियल लाइफ जैसा ही था। भले ही किसी को निर्दोष साबित कर दिया जाए, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो सच्चाई पर विश्वास नहीं करेंगे। वे बस वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। अब अगर हिरोशी को अपने गांव वापस जाना था, तो उसे वह पुल पार करना होगा। वहां पर वहां कोई गार्ड था। रियोना ने सुझाव दिया कि वे गांव वालों के हार मानने का इंतजार करते हुए आइटम्स खरीदें। आखिरकार उसे एलिसिया से मिलने की तैयारी करनी होगी। दुर्भाग्य से हिरोशी के पास कुछ ही सिक्के बचे थे। कुछ भी खरीदने के लिए काफी नहीं थे। उसने रियोना से पूछा कि गेम में पैसे कैसे कमाएं। रियोना ने जवाब दिया कि यह बिल्कुल रियल लाइफ जैसा था। वो काम कर सकता था, पैसे उधार ले सकता था, या चोरी करके बिना काम किए रह सकता था। उदाहरण के लिए वो उस बूढ़े कपल को लूट सकता था। बेशक उसे फिर से जेल जाने की कोई इच्छा नहीं थी, तो उसने काम करने का फैसला किया। रियोना फिर हिरोशी को एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ले गई, एक जर्जर गंदी जगह। क्यों? क्योंकि गांव वाले अभी भी उसे नापसंद करते थे। भले ही वो निर्दोष साबित हो गया था, तो उसे कानूनी काम नहीं मिल सकता था और ये ऑफिस केवल अवैध काम ही ऑफर करता था। अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने तुरंत उसे उसके नाम की जगह मर्डरर कहा। भले ही उसने एक्सप्लेन किया, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी लेडी बॉस के पास उसके लिए एक जॉब थी, खानों में काम करना, 20,000 कॉइन प्रति माह की सैलरी पर। ये रीजनेबल लग रहा था, पर हिरोशी ने बस एलिसिया से लड़ने के लिए कुछ स्मोक बम खरीदने का प्लान बनाया था और रियोना ने कहा कि उनकी कीमत सिर्फ 200 कॉइन प्रति पीस है। तो हिरोशी ने पूछा कि क्या कोई पार्ट टाइम काम था जो प्रति घंटा भुगतान करता हो। उस औरत के पास एक था, बस बोर नाम के किसी बंदे की रिक्वेस्ट को फॉलो करो और उसे 100 कॉइन प्रति घंटा मिलेंगे। ये आसान लग रहा था जब तक उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि बोर एक मिडिल एज आदमी था जिसमें मासोचिस्टिक फेटिश था और हिरोशी को उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से उसे लेदर स्ट्रैप से चाबुक मारना होगा। स्वाभाविक रूप से हिरोशी को यह अस्वीकार्य लगा और उसने मना कर दिया। जब उसने दूसरी जॉब मांगी तो औरत गुस्सा हो गई। काम के लिए बेताब अनगिनत लोग थे और यहाँ वो पिकी हो रहा था। उसने उसे बाहर निकाल दिया। रियोना हिरोशी से निराश लग रही थी। वो चोरी नहीं करेगा, और जब उसने काम करने की कोशिश की तो वो मैनेज नहीं कर पाया। पैसे बनाने के लिए बस एक ही ऑप्शन बचा था, उधार लेना, और उन्हें किसी दूसरे प्लेयर से उधार लेना होगा। रियोना हिरोशी को फिर से गिंजी से मिलाने के लिए कसिनो ले गई। एक प्लेयर होने के नाते गिंजी भी रियोना को देख सकता था और दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया क्योंकि वो पहले से जानते थे। जबकि रियोना चीजों को दोस्ताना रखने की कोशिश कर रही थी, हिरोशी अभी भी इस बात से कड़वा था कि गिंजी ने उसे बेच दिया था। पर गिंजी ने कहा कि हिरोशी को उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसके बिना हिरोशी आरोपों से बरी नहीं होता। इससे हिरोशी गुस्सा हो गया।
रियोना ने चीजों को शांत करने की कोशिश की और गिंजी से हिरोशी को कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया, यहां तक कि हिरोशी को भाग जाने के लिए कहा ताकि वो वहां पेशाब करके गंदगी न करे। हद पार होने पर हिरोशी ने हमला करने का फैसला किया। वो गिंजी पर झपटा, उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो उसके चेहरे पर वेस्टर्न स्टाइल पंच मारने वाला था, गिंजी ने होल्ड पलट दिया और उसे दबाकर ब्रास नकल निकाले और उस पर पंच का निशाना साधा। हिरोशी की फुर्ती ने उसे बचाया क्योंकि उसने चकमा दिया और गिंजी के बाल पकड़े। गिंजी ने हिरोशी की साइड को छुटकी काटकर पलटवार किया। अंत में हिरोशी की ताकत जीत गई और उसने गिंजी को दबा दिया। पर जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, मार्टिन का भूत फिर से आ गया। उसे यह कहकर डराया कि वो किसी को मारने वाला था। घबराकर हिरोशी कमरे के एक कोने में भागा, डरते हुए खाली जगह की ओर इशारा किया। गिंजी को हमदर्दी हुई। वो भी अक्सर उन दो लोगों के भूत देखता था जिन्हें उसने मारा था। वे कुछ सेकंड के लिए या कभी कभी पूरे 1 घंटे के लिए दिखाई देते थे, फिर गायब हो जाते थे। जैसे ही उसने बात की, वे फिर से दिखाई दिए। गिंजी को खुद से बात करते देखकर रियोना को एहसास हुआ कि उसे अभी भी अपने दोस्तों को मारने का अफसोस था। यही वजह थी कि वो गेम खेलता रहा। किसी तरह हिरोशी को उससे रिलेट हुआ तो उसने गिंजी से माफी मांगी। गिंजी को अब कोई फर्क नहीं पड़ा। हिरोशी की वजह से उसे सालों कुछ न करने के बाद कुछ एक्सरसाइज मिल गई थी। गिंजी फिर हिरोशी को पैसे उधार देने के लिए राजी हो गया। बाहर रियोना ने हिरोशी से पूछा कि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराने के बाद कैसा लगा, पर इससे पहले कि वो जवाब देता, उसका बैज फिर से बदल गया और अब उस पर लिखा था, वो बंदा जिसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा तेज दौड़ता है, खुद को गीला करता है और बूढ़े आदमियों को लूटता है। फिर दोनों स्मोक बम खरीदने गए। हिरोशी एक शॉप में घुसा और शॉप ऑनर मेलिसा से मिला। क्योंकि गिंजी ने उन्हें सिर्फ 600 कॉइन उधार दिए थे, हिरोशी ने 2 स्मोक बम खरीदे और इमरजेंसी के लिए 200 कॉइन रखे। हालांकि शॉप ओनर ने सर्च चार्ज की मांग की। हालांकि उसे निर्दोष साबित कर दिया गया था, उसकी खराब प्रतिष्ठा अभी भी थी, तो उसने 2 बमों के लिए 600 कॉइन चार्ज किए। इसे अन्यायपूर्ण महसूस करके हिरोशी ने जाने की कोशिश की, पर सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया और उसे खरीदने के लिए मजबूर किया। 2 बार ओवरचार्ज होने के बाद कड़वाहट से हिरोशी को एहसास हुआ कि टेस्ला के अलावा यहाँ हर एनपीसी बाकी सब की तरह ही कचरा था। कई दिनों तक चलने के बाद हिरोशी आखिरकार वहीं लौट आया जहां सब शुरू हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला चेक करने के लिए। अंदर शांत और भयानक ठंडक थी। मार्टिन का खून अभी भी ताजा और लाल फर्श पर था। चारों ओर देखते हुए हिरोशी ने कमरे के कोने में अपनी तलवार देखी। लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और वो बस इसे लेकर चला जाएगा, पर नहीं। एलिसिया सायों से बाहर निकली। वो जानती थी कि वो इसके लिए वापस आएगा और उसका इंतजार कर रही थी। हिरोशी ने भागने के लिए जल्दी से अपना स्मोक बम इस्तेमाल किया, पर उसके पास उसे जलाने के लिए लाइटर नहीं था। रियोना ने उसे अगली बार लाइटर खरीदने की याद दिलाई, पर शायद अगली बार होगा ही नहीं। जैसे ही एलिसिया एक फल के चाकू के साथ आगे बढ़ी, उसी पल कोई खिड़की से अंदर घुसा उसे बचाने के लिए। हिरोशी ने सोचा कि यह कमांडर टेस्ला था, पर यह रीसा थी, अपने छोटे बेडविटर को बचाने के लिए। रीसा ने घोषणा की कि एलिसिया की वर्तमान हरकतें जानबूझकर हमला करने जैसी थीं, और क्योंकि हिरोशी को टेस्ला ने क्लियर कर दिया था, अगर एलिसिया इसे इग्नोर करती रही तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिरोशी ने पूछा कि रीसा को कैसे पता चला कि वो यहाँ था, और उसने कबूल किया कि वो उसका पीछा कर रही थी, उसकी गंध से उसे ट्रैक कर रही थी। ये सुनकर हिरोशी चौंक गया कि अभी भी गंध थी। रियोना ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने गेम में घुसने के बाद से कपड़े नहीं बदले थे, तो पेशाब की बदबू अभी भी तेज थी। उसने हिरोशी को रीसा को पार्टी में इनवाइट करने का भी सुझाव दिया क्योंकि वो स्ट्रांग थी और बाद में उसे बचा सकती थी। जब वो इस बारे में सोच रहा था, एलिसिया ने पीछे से हमला किया। रीसा ने उसकी शर्ट पकड़ी और उसे खींचकर दूर कर दिया। एलिसिया के दिमाग में वो हिरोशी को मारना चाहती थी और उसने उसके क्लियर नाम को इग्नोर कर दिया। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। एलिसिया ने अपने खंजर के साथ झपटा पर रीसा ने ब्लॉक किया और उसे पीछे धकेला, फिर एक क्लीविंग स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ी। जब धूल हटी तो एलिसिया गायब हो चुकी थी। जबकि हर कोई कंफ्यूज था, रियोना ने उसे छत पर देखा। हिरोशी घबरा गया। ये किस तरह का रियलिस्टिक गेम था? उसने एलिसिया के छौड़े गए चाकू को पकड़ने का मौका जब्त किया और उसे बाहर फेंक दिया ताकि वो निहत्था हो जाए, पर उसने तुरंत क्रेडिबिलिटी के लिए 2 और चाकू निकाल लिया। रीसा सीरियस मोड में आ गई और जैसे ही हिरोशी सुरक्षित हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो उसे अपनी पार्टी में इनवाइट कर सकता है। हालांकि रीसा ने सच्चाई बताई। वो हिरोशी को बचाने नहीं बल्कि उसे मोनोपोलाइज करने और फिर उसे तब तक टॉर्चर करने के लिए थी जब तक वो फिर से खुद को गीला न कर ले। हिरोशी डर गया। वो एलिसिया से कम नहीं थी। दोनों पागलों ने उसके ऊपर लड़ाई की। हालांकि रीसा स्ट्रांग थी, उसकी अटैक स्पीड स्लो थी, जबकि एलिसिया की फुर्ती ने उसे चकमा देने और रीसा को डिफेंसिव पर रखने दिया। फिर एक पल में जब एलिसिया ने वार किया, रीसा ने दोनों फल के चाकू को दूर खटखटाया, अपने ओपोनेंट को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना।
रीसा एलिसिया को एक और क्लीव से खत्म करने की तैयारी कर रही थी, पर एलिसिया ने उसे याद दिलाया कि रीसा भले ही स्ट्रांग थी पर तेज नहीं थी। फिर उसे पेट में लात मारी, जिसके बाद एक और वार किया जिसने उसे बेहोश कर दिया। एलिसिया ने रीसा को बाद में निपटाने का फैसला किया, पर पहले हिरोशी को खत्म करे। रियोना हिरोशी को भागने के लिए टाइम खरीदने के लिए भागी, पर एलिसिया ने पिछली बार से सीखा था, क्योंकि उसके पास एक सपोर्ट फेरी थी। उसने प्रोटेक्टिव आईगियर पहन रखा था। कामुई की सलाह याद करते हुए जब एलिसिया ने चार्ज किया, हिरोशी ने हर लड़की की कमजोरी, उसकी छाती पर निशाना साधा। उसे लगा कि वो उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया देगी, पर नहीं, वो ऐसी चालों की आदी थी। इसकी बजाय उसने उसे पेट में लात मारी, उसे घुटनों पर ला दिया और उसे दर्दनाक मौत का वादा किया। हिरोशी ने सोचा कि गेम यहीं खत्म हो जाएगा, पर तभी मार्टिन का भूत आया, मदद करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन से हिरोशी को जल्दी मारने के लिए कहने के लिए। संकट के क्षण में हिरोशी ने सोचने की कोशिश की कि एलिसिया किस बात से नफरत करती थी, और फिर उसे एहसास हुआ कि ये वो था। हिरोशी ने अपनी फीलिंग्स कबूल करने का फैसला किया। उसने एलिसिया को तभी कबूल किया जब उसका चाकू उसके चेहरे के करीब था। इस अनएक्सपेक्टेड कबूलनामे ने एलिसिया को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। ये काम कर गया। हिरोशी उस पर फ्लर्टी बातें बोलता रहा, पर एलिसिया अपने भाई की मौत के बाद जल्द ही इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। भले ही उसने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था, फिर भी ये एक इंसान की मौत थी और वो इंसान उसका प्यारा भाई था। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो इस शहर को छोड़ना चाहता था। वो भी उससे प्यार करती थी, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। आंसू उसके गालों पर लुढ़के क्योंकि उसने गुस्से में पूछा कि वो क्यों भाग गया। ये कहने के बाद एलिसिया उस जगह से भाग गई जैसे हकीकत से भाग रही हो। भले ही वो मौत से बच गया था, एलिसिया की बातों से उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा गलत था। उसने सोचा कि ये बस एक गेम था। उसे एलिसिया और उसके भाई के साथ पास्ट की कोई यादें नहीं थीं, पर उसके लिए वो एक करीबी दोस्त था। उसका सबसे बड़ा पाप मार्टिन को मारना और भाग जाना था, बजाय इसके कि वो रहता और उसे बचाने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बेवकूफ था। उसी पल रीसा भी जाग गई थी। हिरोशी ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, पर उसने विनम्रता से कहा कि अगर वो वाकई शुक्रगुजार है तो उसे उसकी एक उंगली देनी चाहिए। ये सुनकर हिरोशी को अब शुक्रगुजारी महसूस नहीं हुई और उसने उसे भगा दिया। उसके बाद उसने अपनी तलवार वापस ली, थोड़ी देर सोचा और कहीं जाने का फैसला किया। रियोना से कहा कि वो यहीं उसका इंतजार करे। फिर उसने मार्टिन की उस मेमोरी को फॉलो किया जब गेम की शुरुआत में उसने कहा था कि गांव के पास एक पेड़ के नीचे उनका एक वादा था। जब वो पहुंचा तो वो एक बहुत पुराना विशाल पेड़ था। फिर मार्टिन आया और बड़े भाई ने हिरोशी से पूछा कि क्या वो मरने के लिए तैयार था। हिरोशी मुस्कुराया और कहा कि वो नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ काम थे। कामुई की सलाह याद करते हुए, अगर तुम भूत को भगा नहीं सकते तो उसके साथ रहो। हिरोशी ने मार्टिन को अपने साथ एडवेंचर पर जाने के लिए इनवाइट किया। दोनों ने हाथ मिलाए और हिरोशी उन तीनों के अतीत में वापस चला गया, एक ऐसा समय जब वे हमेशा परछाइयों की तरह साथ रहते थे। आखिरकार हिरोशी को तब का वादा याद आया, वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। उस वादे के साथ वो वर्तमान में लौट आया और मार्टिन अपनी सामान्य गैर खतरनाक फॉर्म में आ गया। वो खुश था कि हिरोशी को वो वादा याद था कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे, और फिर मार्टिन का नश्वर दुनिया से कोई लगाव नहीं रहा। उसने हिरोशी को धन्यवाद दिया और गायब हो गया। भले ही ये एक गेम था, हिरोशी को फिर भी थोड़ी भावनाएं महसूस हुई। रियोना उसका पीछा कर रही थी और उसने सब कुछ देखा था। उसने उसे तसल्ली दी, कहा कि अब बस एलिसिया बची है, पर उससे वे धीरे धीरे निपट सकते हैं। सबसे पहले उन्हें जंग लगी तलवार ठीक करनी थी और स्मेली पेशाब से सनी हुई पैंट की जगह नई पैंट खरीदनी थी। इसके अलावा हिरोशी का टाइटल अपडेट हो गया था। वो अब सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड किलर, तेज धावक, बेड वेटर और बूढ़ा आदमी लुटेरा था। अचानक पूरे इलाके में एक घंटी बजी। हिरोशी देखने भागा कि क्या हो रहा था और देखा कि शहर आग की लपटों में घिरा हुआ था। रियोना चौंक गई क्योंकि उसने गेम में ये इवेंट पहले कभी नहीं देखा था। हिरोशी शहर में चेक करने भागा और हर कोई घबराया हुआ था, इधर उधर भाग रहा था। उसने पूछने की कोशिश की क्या हो रहा था, पर किसी ने नहीं सुना। वे बस भागते रहे। रियोना ने कहा कि गेम हकीकत को बहुत करीब से फॉलो करता है। लोग पहले सिर्फ अपनी परवाह करते हैं और रुककर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता। उसने सुझाव दिया कि वो तलवार ठीक करते समय लोहार से पूछ सकता है। लोहार से उसे पता चला कि गोब्लिन हमला कर रहे थे। हिरोशी उलझन में था, पूछ रहा था कि क्या शहर खाई से सुरक्षित नहीं था। लोहार ने हाँ कहा, पर 500 सालों में सबसे बड़े सूखे ने उसे सूखा दिया था और गोब्लिन ने इसका फायदा उठाकर हमला कर दिया था। इसे खुद को साबित करने के मौके के रूप में देखते हुए हिरोशी ने लोहार से तलवार ठीक करने के लिए कहा ताकि वो राक्षसों से लड़ सके, पर लोहार बहुत बिजी था भागने में और उसने हिरोशी से खुद ही इसे गढ़ने के लिए कहा। कोई और विकल्प न होने पर उसे खुद ही तलवार को तेज करना पड़ा।
जैसे ही वो तेज कर रहा था, उसने बाहर मदद के लिए चीखें सुनी। हिरोशी चिढ़ गया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था, पर रियोना ने उसे याद दिलाया कि शायद उसे तेज करने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी एक जंग लगी तलवार राक्षसों को ज्यादा डैमेज दे सकती थी। ये बात समझ में आई तो हिरोशी बाहर लड़ने भागा, पर रियोना ने उसे रोक लिया क्योंकि उसके पास अभी उतनी ताकत नहीं थी। गोब्लिन बहुत स्ट्रांग थे और अगर वो अभी बाहर गया तो उसके मरने का चांस 120% होगा। अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम्हें बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हिरोशी ने सोचा कि वो असल जिंदगी में मर जाएगा, पर रियोना ने कहा कि उसे गेम खेलने से स्थायी रूप से बैन कर दिया जाएगा और उसका कंसोल नष्ट कर दिया जाएगा। यहां तक कि उसे भी अब मानना पड़ा कि ये गेम वाकई कचरा था। रियोना ने खुलासा किया कि दरअसल कोई पहले ही गेम में मर चुका था और उनका कंसोल लॉक हो गया था। गेम कंपनी के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए थे, पर कंपनी ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके मामले को दबा दिया। फिर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और खुदरा गेम स्टोर्स तक फैल गया। रिलीज होने के कुछ ही समय बाद ये कचरा गेम भुला दिया गया। यही वजह थी कि जब उसने गेम बेचने की कोशिश की तो उसने उसे नहीं बताया और इसके बजाय उसे वापस खरीदने के लिए बेवकूफ बनाया। संक्षेप में रियोना ने कहा कि वो अभी उन्हें हराने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं था और उसने लॉग आउट करके कामुई से सलाह लेने का सुझाव दिया। हालांकि गेम छोड़ने से पहले हिरोशी ने रियोना से भीख मांगी कि वो उसे एक बार गोब्लिन को देखने दे। उसने हाँ कर दी, पर उसे चुप रहने के लिए कहा। हिरोशी ने दरवाजा थोड़ा खोला झांकने के लिए और वो उनकी शक्ल और इनक्रेडिबल स्पीड से चौंक गया। उनकी तारीफ करने के बाद वो लॉग आउट करने वाला था कि अचानक उसे एक बच्चे की चीख सुनाई दी। एक गोब्लिन ने एक छोटी लड़की को टारगेट किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे बचाने भागा, पर रियोना ने उसे पीछे खींच लिया। कहा कि कंसोल की कीमत हेफ्टी 1,20,000 येन है और वो उसे सिर्फ 1,26,000 येन में ही डिस्काउंट दे सकती थी। हिरोशी भौचक्का रह गया। उसे पागल होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल प्राइस सिर्फ 90,000 येन थी और वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रही थी। फिर भी रियोना ने हिरोशी को हार मानने की सलाह दी क्योंकि लड़की बस एक एनपीसी थी, कोई असली इंसान नहीं। पर मार्टिन के बारे में सोचते हुए वो उसे छोड़ नहीं सकता था। एक जान फिर भी जान थी और वो किसी को मरते नहीं देखना चाहता था, कम से कम अपने सामने तो नहीं। जब वे बहस कर रहे थे, 3 सोल्जर लड़की को बचाने के लिए बाहर आए। 3 बनाम 1 काफी होना चाहिए था, पर यह गोब्लिन बहुत स्ट्रांग था। पलक झपकते ही उसने एक सोल्जर की बांह काट दी। बाकी 2 ने मिलकर हमला किया, पर राक्षस इतना तेज था कि वो उनमें से एक के पीछे चला गया, दूसरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर तीसरे की दोनों बाहें फाड़ दी और उसे खत्म कर दिया। हिरोशी जो उसने देखा उससे डर गया। रियोना ने एक्सप्लेन किया कि यही वजह थी कि सभी नौसिखियों को जल्द से जल्द शहर छोड़ने के लिए कहा जाता था ताकि गोब्लिन का सामना ना हो। हिरोशी ने पूछा कि क्या वाकई कोई नहीं था जो उनसे लड़ सके। रियोना ने कहा कि 2 थे, कामुई और एक और आदमी जिसका नाम एडा था, जो रियल लाइफ में ईस्टर्न और पैसिफिक बॉक्सिंग चैंपियन था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसका सबसे टफ ओपोनेंट कौन था तो उसने जवाब दिया, द गोब्लिन। ये जानते हुए भी कि जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, हिरोशी ने फिर भी लड़की को बचाने जाने का फैसला किया। उसकी जिद से थककर रियोना ने उसे एक नए कंसोल पर डिस्काउंट देने का वादा किया, पर फिर भी उसे अपनी पैंट बदलने के लिए कहा। एक थी जो लोहार ने छोड़ी थी, हालांकि थोड़ी गंदी थी, पर किसी को ऐसी पैंट पहने हुए बचाना जो पेशाब से गंदी हो, उससे बेहतर था। एक बार तैयार होकर हिरोशी ने अपनी पोजीशन ली और रियोना गोब्लिन को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि वो लड़की को बचा सके। जैसे ही वो मुद्दा, हिरोशी लड़की को पकड़ने के लिए झपटा, पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि वाकई 2 राक्षस थे। फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उसने लड़की से दूसरी दिशा में भागने के लिए कहा, जबकि वो 2 राक्षसों को रोकने के लिए रुका, पर उन्होंने फिर भी उसका पीछा करना चुना। हिरोशी ने तुरंत उनका पीछा किया और जीवन मृत्यु के क्षण में उसने अपनी एक्सेलरेशन स्किल एक्टिवेट की और लड़की को एक पल में बचा लिया। पर एक बार भागने के बाद भी वो बस भागता नहीं रह सकता था। उसे 2 गोब्लिन को हराने का रास्ता ढूंढना था। तभी टेस्ला गोल्डन आर्मर में आया। एक तलवार के वार से उसने 2 राक्षसों को सफेद बालों वाले एक्सोर्सिस्ट में बदल दिया। सोल्जर्स भी आ गए और हिरोशी ने लड़की को उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए सौंप दिया। ये पहली बार था जब हिरोशी ने खुद को हीरो जैसा महसूस किया। उसका टाइटल अपडेट हो गया। वो अब सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड किलर, बेड वेटर, बूढ़ा आदमी लुटेरा और सबसे बड़ा लाखिन था। एक ऐसा टाइटल जो इससे ज्यादा बेतुका नहीं हो सकता था। उसी पल टेस्ला उसके पास आया। उसकी बहादुरी का गवाह बनने के बाद कमांडर ने उसे शहर की रक्षा के लिए एक मर्सिनरी बनने के लिए इनवाइट किया। हिरोशी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। आखिर टेस्ला के साथ लड़ने का मतलब था कि अगर कुछ हुआ तो कमांडर उसे बचाएगा। जब तुमने हाँ कर दी, टेस्ला ने सुझाव दिया कि वो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए रॉयल ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाएगा। सब कुछ खत्म होने के बाद हिरोशी ने गेम सेव किया और एग्जिट कर गया। हिरोशी खुश था कि उसने गेम में प्रोग्रेस की थी। स्कूल में हिरोशी ने मोरी को इन गेम इवेंट्स के बारे में बताया, जो खुश था कि वो इसका आनंद ले सकता था।
मोरी ने देखा कि हिरोशी थोड़ा बदल गया था। उस रात लॉग इन करने से पहले हिरोशी ने कामुई का गाइड देखा। कामुई ने स्टार्टिंग सिटी छोड़ने के 3 तरीके बताए। पहला, साइड और मेन क्वेस्ट कंप्लीट करके शहर में प्लेयर की प्रतिष्ठा बढ़ाना। एक बार ये काफी हाई हो जाए तो हिरोशी एक एंट्री एग्जिट परमिट की रिक्वेस्ट कर सकता था। दूसरा, पीछे के गेट से भागना, पर तुम्हें गोब्लिन से सामना होगा जो शहर पर हमला करने वाले थे, जिसके लिए उनसे लड़ने की ताकत चाहिए थी। तीसरा तरीका सबसे बुरा था। गोब्लिन इवेंट होने से पहले तुम एक पार्टी बना सकते थे मुकाबला करने और भागने के लिए, या 4 दिनों तक कहीं छिप सकते थे जब तक गोब्लिन हमला करना बंद न कर दें, फिर खिसक जाओ। वैकल्पिक रूप से तुम टेस्ला के रॉयल गार्ड में शामिल हो सकते थे, पर कामुई ने चेतावनी दी कि केवल एक मूर्ख ही उस कमांडर के साथ लड़ने का चुनाव करेगा। यह बेहद कठोर होगा, जिसमें मौत की दर 300% तक होगी। हालांकि कामुई ने उन लोगों के लिए भी सलाह दी जिन्होंने भर्ती होने का चुनाव किया। उसने कहा कि अगर प्लेयर के पास पहले से ही सबसे बड़ा फ्रेंड किलर का टाइटल है तो भी एक मौका है। पर गाइडेंस शुरू करने से पहले उसने हिरोशी से पहले वादा करने के लिए कहा। फिर उसने हिरोशी को भूत प्रेत और छोटी दोस्त के पीछा करने के शाप से बचने के लिए बधाई दी। अगले निर्देशों से उसे केवल 0.5% जीवित रहने का मौका मिलेगा। सबसे पहले उसे पहले 5 ट्रेनिंग सेशन सहन करने होंगे, फिर उसे दूसरे गोब्लिन अटैक से बचना होगा। हालांकि बहुत मुश्किल है। अगर वो सफल हुआ तो उसे कई इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स पता चलेंगे। कामुई ने और कुछ नहीं कहा। सब कुछ हिरोशी की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। एक और कंसोल न खरीदने का फैसला करते हुए हिरोशी ने घोषणा की कि वो जीतेगा। फिर उसने अपनी बहन से सुलह की, कायदे से कहा कि वो गेम खत्म करेगा और आने वाले दिनों में वो शोर कर सकता है, तो उसे उम्मीद है कि वो समझेगी। इस बार वो ट्रैक एंड फील्ड की तरफ भागेगा नहीं। हिरोशी फिर गेम में घुस गया। टेस्ला की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद हिरोशी को रानी के महल ले जाया गया। जैसा कामुई ने कहा था, 5 दिन जीवित रहना ठीक रहेगा। टेस्ला पहले हिरोशी को रानी से मिलाने ले गया। उसने खुद को गवर्नर के रूप में इंट्रोड्यूस किया, टेड शहर की शासक। जब हिरोशी उसे ग्रीट कर रहा था, वो अचानक उसे गले लगा ली, अपने गार्ड्स को इंपॉर्टेंट लोग बताते हुए आशीर्वाद दिया। हिरोशी इतना खुश हुआ कि वो जोर से आह भरा। टेस्ला फिर हिरोशी को ट्रेनिंग ग्राउंड ले गया, जहां उसे 2 और नौसिखियों से मिलवाया गया, नातादा और बालू। टेस्ला ने एक्सप्लेन किया कि उनका काम रानी के महल पर हमला कर रहे गोब्लिन को पीछे हटाना था। एक्सप्लेन करने के बाद कमांडर चला गया। बॉब नाम के एक आदमी को हिरोशी को उसके क्वार्टर में ले जाने के लिए छोड़ गया। हिरोशी को एक प्राइवेट रूम दिया गया। रियोना जो चुप थी, उसने उसे बॉब के बात करने पर शांत रहने की सलाह दी, क्योंकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। कपड़े बदलने के बाद बॉब हिरोशी को ट्रेनिंग के लिए ले गया। एक नए रंगरूट के रूप में बॉब उसे कुछ कॉम्बैट बेसिक्स सिखाएगा। बॉब ने उसे इनकरेज किया, कहा कि कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। अचानक हिरोशी की बॉडी को छूते हुए बॉब ने टिप्पणी की कि वो काफी पतला था, जिच्छटी एक इंटेलिजेंस वर्क के लिए ज्यादा सूटेबल था। हिरोशी ने मना कर दिया। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पता चला कि इंस्ट्रक्टर वही सोल्जर था जिसने हिरोशी को पहले गिरफ्तार किया था। चूंकि वो आदमी उसे शुरू से नापसंद करता था, उसने उसे नातादा और बालू से ज्यादा कठोर ट्रेनिंग दी। सोल्जर के जाने के बाद एक लड़की आई, कैथी, वही जिसने छोटी लड़की को पहले सुरक्षित घर पहुंचाया था। उसने लड़की से हिरोशी की बहादुरी के बारे में सुना था और उससे मिलकर खुश थी। जब वे बातें कर रहे थे, सोल्जर ने हिरोशी को ट्रेनिंग पर वापस आने की याद दिलाई। हिरोशी ने फिर सोल्जर के साथ एक स्पैरिंग मैच किया। बेशक 0 कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ वो जल्दी ही बुरी तरह पिट गया, सबसे अपमानजनक तरीके से हार गया। सोल्जर ने घमंड से उसे एक घोंघे जितना कमजोर बताया। हालांकि नाटा ने बीच में आकर सोल्जर को पीटा, नौसिखिए ग्रुप का सम्मान वापस दिलाया। अब जब हिरोशी को कमजोर देखा गया तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, कैथी या बॉब भी नहीं। और ये एक हाई स्कूल के बच्चे का मर्सनरी बनने का नतीजा था, पूरी तरह से अकेला, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। एक थका देने वाला दिन बस ऐसे ही बीत गया और हिरोशी अपने बेड पर पसरा पड़ा था। खुद से कह रहा था कि उसे बस 4 और दिन सहन करने हैं, फिर सो गया। दूसरे दिन गेम का स्लीपिंग सिस्टम बिल्कुल रियल लाइफ जैसा काम किया, उसे थका दिया। रियोना ने उसे बताया कि वो ओवरस्लीप कर गया था और घबराकर उसने जल्दी से कपड़े बदले और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए बाहर भागा। पर अब कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। अब उनका पूरा फोकस नाटा की ट्रेनिंग पर था। फिर उसे अमोस नाम के एक सोल्जर ने तलवार घुमाना शुरू करने के लिए कहा और ट्रेनिंग के दौरान नातादा और बालू उसके पास आए। उन दोनों ने उसकी फ्रेंड किलर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और बेशक चाहे उसने कितना भी मना किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि उसने किसी को नहीं मारा था। नातादा ने उसे अपनी जगह जानने और दूसरों के लिए परेशानी न पैदा करने की भी चेतावनी दी। इस तनावपूर्ण क्षण के बीच में कैथी ने बातचीत को छोटा करने के लिए बात की और नातादा और बालू ने हिरोशी को छोड़ दिया। फिर उसने कैथी के साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया और उसकी वजह से उसने काफी कुछ सीखा। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सीख पाता, तीसरे दिन उसे नातादा के खिलाफ मैच किया गया।
और बेशक एक वॉर ही हिरोशी को खत्म करने के लिए काफी था। नातादा और बालू ने उसे इस बात पर मजाक उड़ाया कि वो अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था। और रियल लाइफ और गेम दोनों में हिरोशी को पहले से कहीं ज्यादा बेकार महसूस हुआ। बाद में एक कोने में अकेला बैठा रियोना ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। हिरोशी जानता था कि यह मुश्किल होगा, पर उसने इतनी मुश्किल की उम्मीद नहीं की थी। रियोना ने उससे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा, फिर उसे एक काउंसलिंग रूम में ले गई जो उसे अभी मिला था। बोली कि शायद सब कुछ के बारे में बात करने से हेल्प मिल सकती है। उस पर विश्वास करके वो अंदर गया और कमजोर होने के लिए, अकेला महसूस करने और पैसे के लिए ब्लैकमेल होने के बारे में खोला। काउंसलर ने सुना और फिर सीधे उससे कहा कि प्रॉब्लम वो था, उसके पास कोई क्षमता नहीं थी, फिर भी उसने सेना में शामिल होने का चुनाव किया तो उसे खुद को ही दोष देना था। यह सुनकर हिरोशी और गुस्सा हो गया। वो स्ट्रेस कम करने आया था, पर काउंसलर ने उसे और परेशान कर दिया। रियोना ने बताया कि रियल लाइफ काउंसलिंग ऑफिस भी अक्सर ज्यादा मदद नहीं करते, जिससे हिरोशी और ज्यादा गुस्सा हो गया। वो उसे यहां क्यों लाई थी अगर उसे पता था कि उसी पल कैथी पास आई। बोली कि वो जानती थी कि वो फ्रस्ट्रेशन दबाए हुए था और उसे इसे बाहर निकालने की जरूरत थी। उसने सुझाव दिया कि वो प्रार्थना करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि इससे शायद कुछ मदद मिल जाए। उसकी सलाह पर वो और रियोना चर्च में कबूल करने गए। उसकी कहानी सुनने के बाद नन ने कहा कि वो शापित था और एक शुद्ध अनुष्ठान शुरू करेगी। उसे लगा कि ये कुछ गंभीर होगा, पर नन ने बस उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी और घोषणा की कि काम हो गया। ये बेतुका लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था और जैसा कि उम्मीद थी इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि चौथे दिन भी उसे बुरी तरह पीटा गया। अमोस के खत्म होने के बाद नातादा और बेल्लू उसे पैसे छीनने के लिए आए और जब उसने कहा कि उसके पास नहीं थे तो उन्होंने उसे दबाकर पीटा। कैथी अमोस को रोकने के लिए लाई, पर उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस पॉइंट तक हिरोशी की सिचुएशन इतनी दयनीय थी कि रियोना भी अभी भी मजाक कर सकती थी, जिससे उसका कैरेक्टर भयानक रूप से असंवेदनशील लगा। हिरोशी टूट गया और उससे बहस करने लगा और तभी कैथी ने उसे खुद से बात करते देखा। नातादा और बालू ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो हिरोशी के साथ घूमती रही तो वे उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे उसके साथ करते थे। पिटना और अपमानित नहीं होना चाहती थी। कैथी ने उनसे कहा कि वो उसे नहीं जानती थी। हिरोशी वाकई बदकिस्मत था। गेम और रियल लाइफ दोनों में बुली किया गया। सौभाग्य से रियल लाइफ में उसके दोस्तों ने अभी तक उसे धोखा नहीं दिया था, पर अगर वो इतना कमजोर रहा तो शायद जल्द ही ऐसा हो जाएगा। जैसे ही नातादा और बालू उस पर हंसे, रियोना भी उनके साथ हंसने लगी, जिससे हिरोशी को यकीन नहीं हुआ कि वो किसकी तरफ थी, पर शायद दया के कारण उसने उसकी मदद करने का वादा किया। 5वें दिन, ट्रेनिंग के आखिरी दिन, सुबह सुबह नाटा ने देखा कि किसी ने उसके जूते चुराकर सीवेज ड्रेन में फेंक दिए थे। वो उन जूतों को बहुत संजोता था क्योंकि वे उसकी मां ने बनाए थे, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगला उसकी तलवार गायब हो गई और उसे बाद में एक टॉयलेट में फंसी मिली। स्वाभाविक रूप से हिरोशी पहला बंदा था जिस पर उसे शक हुआ, क्योंकि उसके अलावा किसी और को नाटा ने पंच नहीं मारा था। बॉब ने बीच में आकर उसे रोका, कहा कि कोई सबूत नहीं था और दूसरों ने भी बात की क्योंकि किसी ने हिरोशी को नाटा के लॉकर के पास जाते नहीं देखा था। उसी पल एक चीख सुनाई दी और पूरी टीम लॉकर रूम में भागी जहां उन्हें कुक मिली। उसने कहा कि उसकी अंडरवियर चोरी हो गई थी और वो नाटा के बैग में थी। अब वो सबकी नजरों में एक परवर्ट से कम नहीं था। फिर उसे सबसे क्रिटिसाइज किया गया और घृणा की गई और बालू ने भी भीड़ का पीछा करके उसे भगा दिया। अब बुली ने अनुभव किया कि बुली किया जाना कैसा लगता है। उन्हें बाद में खबर मिली कि नाटा को सेना से निकाल दिया गया था। अनएक्सपेक्टेडली टेस्ला आया एक लेटर लेकर जिसमें अमोस पर जूते चुराने, तलवार को सबोटाइज करने और नातादा को फंसाने का आरोप था। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि कारण यह था क्योंकि अमोस को तब अपमानित किया गया था जब नाटा ने उसे हराया था और लेटर पर बालू के हस्ताक्षर थे, जिससे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। टेस्ला ने फिर पूरी टीम से पूछा और कैथी सबसे पहले खड़ी हुई और पुष्टि की कि यह सच था, जिसके बाद बाकी सबने भी किया। अमोस को फिर उसके पद से हटा दिया गया और टेस्ला ने कहा कि वो जल्द ही उनके लिए एक नया कमांडर नियुक्त करेगा। कैथी और दूसरों ने भी हिरोशी से माफी मांगी और बेशक रियोना ही इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड थी। हालांकि वो उसकी शुक्रगुजार था। एक बूढ़े आदमी को ऐसे रुलाना थोड़ा ज्यादा था और कल गोब्लिन हमला करने वाले थे। फिर भी हिरोशी मानसिक रूप से तैयार नहीं था। रियोना ने पूछा कि क्या वो हार मानने वाला था। बेशक नहीं, वो इतना दूर आ चुका था और अगर वो मर भी गया तो कम से कम उसने सब कुछ देने के बाद मरा होगा। उसकी दृढ़ संकल्प देखकर रियोना को राहत मिली और फिर उसने आखिरकार असली कारण बताया कि उसने उसे ये गेम क्यों खेलने दिया था। वो चाहती थी कि वो गेम को नष्ट करे। कहानी ये थी कि 10 साल पहले जब वो अभी भी एक प्लेयर थी, वो कामुई से मिली थी, तब एक हाई स्कूल गर्ल की मानसिकता के साथ उसे उसके जैसे बूढ़े आदमी बहुत पसंद थे। जब उसे पता चला कि वो टेड शहर छोड़ने वाला है
तो उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपनी फीलिंग्स कबूल की। पर उसने उसे एक ऐसे कारण से रिजेक्ट कर दिया जो किसी भी आदमी को गुस्सा दिला देगा, उसकी ओवरसाइज्ड छाती की वजह से। ये एबनॉर्मली डेवलप हो गई थी जिससे उसे डर लगा, तो उसने उसे मना कर दिया। तब से रियोना ने एक ग्रज रखा क्योंकि उसे अपमानित महसूस हुआ और उसने किसी ऐसे बंदे को ढूंढने का फैसला किया जो गेम को हरा सके और कामुई की टॉप पोजीशन को एक तरह से बदले के रूप में नष्ट कर सके। उसने जीतने वाले से शादी करने का भी प्लान बनाया ताकि वे कामुई के सामने प्यार मोहब्बत कर सकें और उसे 10 साल पहले उसे रिजेक्ट करने का अफसोस करा सकें। एक ऐसा कारण जो इससे ज्यादा बेतुका नहीं हो सकता था। देर रात हिरोशी सो नहीं सका और कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रियोना ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए तैयार किया था। उसे लगा कि उसके सारे प्रयास उसकी वजह से बेकार थे। उसी पल टेस्ला भी आया। वो भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि गोब्लिन कब हमला करेंगे। दोनों ने फिर बातचीत की और कमांडर को पता चला कि हिरोशी शहर छोड़ना चाहता था। टेस्ला ने कहा कि वो भी छोड़ना चाहता था अगर वो गार्ड का कैप्टन नहीं होता। वो बाहर की विशाल दुनिया देखना चाहता था और उसने कहा कि अगर वे लड़ाई में बच गए तो वो हिरोशी के साथ जाएगा ताकि लड़ाई सुचारू रूप से हो सके। हिरोशी गेम से लॉग आउट कर गया कामुई का गाइड चेक करने के लिए। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो अपनी छोटी बहन कायदे को उसे घूरते देखकर चौंक गया। उसने पूछा कि वो उसके कमरे में क्या कर रही थी और उसने कहा कि वो उसे चेक करने आई थी जब उसने उसे नाश्ते के लिए बाहर बुलाने पर जवाब नहीं दिया। अपने भाई को ठीक देखकर कैडी चली गई। हिरोशी ने फिर गोब्लिन इवेंट के बारे में कामुई का गाइड पढ़ना शुरू किया। अपनी बचकानी प्रकृति के अनुसार कामुई ने हिरोशी की अक्षमता और बेकारपन पर गालियों की झड़ी के साथ शुरुआत की। फिर उसने हिरोशी से निर्देश देने से पहले कुछ वादा करने के लिए कहा। कामुई ने फिर एक ट्रिक बताई जिसने हिरोशी को पढ़ते ही बहुत आश्चर्यचकित कर दिया और बस वही था जो कामुई उसे सिखा सकता था। उसके ठीक बाद कामुई की वेबसाइट क्रैश हो गई। ट्रिक याद करके हिरोशी थोड़ा विचारशील हो गया और फिर जब वो छठे दिन गेम में वापस आया तो गोब्लिन अटैक इवेंट आ गया। रियोना इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हिरोशी पर एक माँ की तरह चिल्ला रही थी जो अपने बच्चे को स्कूल भेज रही हो। पूछ रही थी कि क्या उसने पर्याप्त खाया या बाथरूम गया। टेस्ला फिर भाषण देने के लिए आगे बढ़ा और इस अभियान के लिए नए कमांडरों का परिचय दिया और वे और कोई नहीं बल्कि रीसा और एलिसिया थे। दोनों की मर्सनरी दुनिया में भयानक प्रतिष्ठा थी। रीसा मासोचिस्टिक औरत और एलिसिया नरक की चाकू। हिरोशी पूरी तरह से डर गया था। अब गोब्लिन ही अकेली चीज नहीं थी जिसकी हिरोशी को इस इवेंट में चिंता करनी थी, खासकर अपनी पूर्व बचपन की दोस्त की ठंडी तेज निगाह से। व्यक्तिगत दुश्मनी को एक तरफ रखकर टेस्ला ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक भाषण पढ़ना शुरू किया। पर क्योंकि राक्षसों का अभी भी कोई निशान नहीं था, उसने सैनिकों को शहर भर में फैलकर गश्त करने का आदेश दिया। हिरोशी को अपने ही गांव में असाइन किया गया था और टेस्ला ने रीसा और एलिसिया को उसके साथ भेजा ताकि तीनों यादें ताजा कर सकें। हिरोशी ने कमांडर से दोबारा विचार करने की भीख मांगी, पर टेस्ला ने जोर देकर कहा कि उसे अपने संघर्ष को सुलझाना चाहिए ताकि वे गोब्लिन को हराने के लिए मिलकर काम कर सकें। कोई और विकल्प न होने पर हिरोशी अनिच्छा से दोनों महिलाओं के साथ चला गया। उनसे दूर रहने का फैसला किया ताकि उनके अत्याचार से बच सके। तीनों ने शहर की शांत गलियों में गश्त की जहां ज्यादातर लोग पहले ही अपने घरों में बैरिकेड लगा चुके थे। फिर आगे एक डकैती हुई। चोर ने एक बैग उठाया और उनकी तरफ भागा, हिरोशी को धक्का देते हुए इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता। पर जब वो एलिसिया के पास से गुजरा, उसने बैग छीन लिया और तुरंत उसका हाथ काट दिया। हिरोशी ने हाथ हटाने की भी परवाह नहीं की, इससे पहले कि उसने बैग पीड़ित को लौटाया, जिससे बेचारी लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। रीसा ने चोर से पूछताछ की, जिसने कबूल किया कि किसी ने उसे उकसाया था। बताया था कि सैनिक गोब्लिन से लड़ने गए थे। शहर असुरक्षित था और लूट के लिए तैयार था। उसने ये भी बताया कि शहर भर में उसी पल कई डकैतियां हो रही थीं। जब हिरोशी ने पूछा कि उकसाने वाला कहां है, तो चोर ने कसीनो की तरफ इशारा किया। तीनों वहां गए और कई नागरिकों को बंधक पाया। चारों ओर देखते हुए उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो गिरोह का सरगना बनने के लिए काफी मजबूत लग रहा था। रीसा और एलिसिया डाकुओं को संभालेंगे, जबकि हिरोशी बंधकों को बचाएगा, क्योंकि दोनों महिलाएं उसे अभी भी कमजोर मानती थीं। योजना शुरू हुई। एलिसिया और रीसा ने डाकुओं को एक एक करके गिराया, जबकि हिरोशी ने बंधकों को मुक्त किया। उसे आश्चर्य हुआ कि गिंजी उनमें से था। उसने बताया कि डाकुओं ने लोगों को किडनैप करके कंबोडिया बेचने का प्लान बनाया था। पर जब एलिसिया ने गंजे आदमी को हराया, तो उसे एहसास हुआ कि वो नेता बनने के लिए बहुत कमजोर था, क्योंकि असली मास्टरमाइंड गिंजी था। उसने हिरोशी को चॉक होल्ड में जकड़ लिया, उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करते हुए सबको अपनी कीमती चीजें छोड़कर भाग जाने की मांग की, वरना वो हिरोशी की गर्दन तोड़ देगा। पर हिरोशी अब वो कायर नहीं था जो सिर्फ भागता था। उसने गिंजी के पेट में कोहनी मारी ताकि वो छूट जाए। रीसा उसे खत्म करना चाहती थी, पर हिरोशी ने खुद उस आदमी से लड़ने पर जोर दिया।
उनकी आखिरी मुलाकात के बाद गिंजी ने ब्रास नकल की एक जोड़ी लेकर तैयारी कर ली थी। जैसे ही दोनों आदमी लड़ने वाले थे, एलिसिया ने एक ही पंच से लड़ाई खत्म कर दी। हिरोशी से खुद को शर्मिंदा न करने के लिए कहा। सभी डाकू पकड़ लिए गए, पर पता चला कि ये सब गिंजी की योजना का हिस्सा था। वो गिरफ्तार होना चाहता था ताकि वो जेल में रह सके, मुफ्त खाना पा सके और गोबलिन से पूरी तरह बच सके। हिरोशी ने उसे दयनीय पाया, इससे पहले कि उसे ले जाया जाता। हिरोशी ने उसे अपने तरीके बदलने की सलाह दी और एक छोटे बंदे से लेक्चर सुनकर गिंजी वाकई सोचने लगा। टेस्ला फिर आया, हिरोशी की अपराधियों को पकड़ने के लिए तारीफ की। हिरोशी ने श्रेय दोनों महिलाओं को दिया, पर इससे पहले कि वे ज्यादा बात कर पाते, एक अलार्म बज गया। गोबलिन ने पश्चिमी गेट पर हमला कर दिया था। हर कोई वहां भागा, पर हिरोशी को अचानक पेट में दर्द हुआ। शॉर्टकट लेने का नाटक करते हुए वो टॉयलेट भागा और पूरी ताकत से जोर लगाया। जैसे ही वो खत्म हुआ, उसने अपनी पैंट ऊपर खींची। लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार था, तभी देखा कि एक गोबलिन उसे पूरी तरह से देख रहा था। हिरोशी रियोना की मदद के लिए चिल्लाया, पर गेम के बाहर उसे सुनाई नहीं दिया और उसने मान लिया कि वो बस बवासीर से निपट रहा था। अचानक गोबलिन का सर रीसा ने काट दिया, जिसने उसका पीछा तभी से किया था जब से वो टॉयलेट भागा था। उसने उसकी तलवार मांगी जांच करने के लिए, फिर उसकी टांग में वार किया, जिससे वो चिल्लाया और रीसा उत्तेजित हो गई। ब्रो, क्या ठरकी बंदी है ये? एलिसिया की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रीसा ने उसे अपना बनने के लिए इनवाइट किया। उसी पल एलिसिया अंदर आती है और उन्हें टोकती है। दोनों झगड़ने लगते हैं और हिरोशी रियोना के साथ फिर से ग्रुप बनाने के लिए खिसक जाता है। तभी उसे तनाव के कारण फिर से पेट में दर्द होता है। ये वैसा ही था जब उसने ट्रैक प्रैक्टिस के दौरान खुद को गीला कर दिया था। हार न मानने का फैसला करते हुए हिरोशी खुद को शांत करता है और एक बार दर्द कम होने पर रियोना उसे उत्तरी गेट पर जाने के लिए कहती है, जहां रीसा और एलिसिया पहले से ही हैं। वो तेज भागा वहां पहुंचने के लिए। ठीक उसी समय जब टेस्ला की टीम गोबलिन के झुंड का सामना करने की तैयारी कर रही थी और उनमें हाई लेवल के भी थे। लड़ाई भयंकर थी। टेस्ला ने बड़े रेंज के स्किल्स से दुश्मनों के गुच्छों का सफाया किया। रीसा लड़ाई का मजा ले रही थी। एलिसिया सायों से वार कर रही थी। जब उन्होंने झुंड को खत्म किया, कैथी और बॉब भागकर रिपोर्ट करने आए कि पश्चिमी गेट पर गोबलिन शहर में घुस गए हैं और रानी के महल पर हमला कर रहे हैं। वहां एक शक्तिशाली दुश्मन महसूस करते हुए टेस्ला ने सबको महल की रक्षा करने का आदेश दिया, जबकि वो अकेला वहां गया। हिरोशी या तो मदद करने के लिए या बोझ बनने के लिए उसके पीछे गया। पहुंचने पर उन्होंने एक विशाल लाल ऑर्क देखा, एक आंख वाला जो सैनिकों का नरसंहार कर रहा था। टेस्ला ने खुलासा किया कि वही था जिसने उसकी आंख पहले निकाली थी, फिर इसे एक रीमैच बनाया। उसने दूसरों को लोहे का पिंजरा लाने के लिए भेजा, तब तक वो उससे लड़ता रहेगा। जब उनके हथियार टकराए तो प्रभाव बहरा कर देने वाला था। बगल से देखते हुए हिरोशी प्रभावित था, पर जानता था कि एक आंख वाला खतरनाक रूप से मजबूत था। वो मदद करना चाहता था, पर डर के मारे कांप रहा था। तभी दोनों बंदियां वहां आ गईं। उससे कहा कि इसे उन पर छोड़ दे। रीसा पहले चार्ज करती है, पर तुरंत एक दीवार से कुचल दी जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिसिया को एहसास होता है कि दुश्मन तेज और मजबूत है, तो एक हाई स्पीड पंगा शुरू हो जाता है। लड़ाई खत्म होती है जब सैनिक पिंजरा लाते हैं जिसमें गोबलिन बच्चे बंधक के रूप में होते हैं। उनकी चीखें एक आंख वाले को विचलित करती हैं और टेस्ला एक जानलेवा वार करता है, पर हिरोशी को कुछ अजीब लगता है। ये बहुत आसान है। कामुई ने जैसा बताया था वैसा नहीं है। गोबलिन बच्चों को फिर से देखते हुए उसे एहसास होता है कि उन्हें आज से बहुत पहले पकड़ लिया गया था। वो टेस्ला का सामना करता है, जो कुछ नहीं कहता, फिर एक आंख वाले को मारता है और हिरोशी को घूरता है, तुम बहुत कुछ जानते हो। रानी आती है, सच्चाई बताती है। उसने गोबलिन बच्चों को पकड़वाया था ताकि बार बार गोबलिन अटैक हो। फिर खुद को मुक्तिदाता के रूप में पेश किया, लोगों को एकजुट किया और शहर को एक स्वतंत्र इलाका बनाया जो अन्य देशों के शासन से मुक्त था। साथ ही नागरिकों को जाने से रोका। टेस्ला और क्वीन गॉब्लिन्स को यूज कर रहे थे कंट्रोल के लिए। जिस धर्मी कमांडर की हिरोशी प्रशंसा करता था, वो दरअसल एक पाखंडी था जो सबको भड़काने के बाद गवाहों को चुप कराने के लिए सैनिकों को मार देता है। स्वाभाविक रूप से टेस्ला अब हिरोशी को निशाना बनाता है और कामुई की 300% डेथ रेट की चेतावनी अब समझ में आती है। बिल्कुल शुरुआत में ही तुम्हें एक हाई लेवल बॉस से लड़ने पर मजबूर किया जाता है। टेस्ला तुरंत अपना अल्टीमेट अटैक छोड़ता है ताकि हिरोशी को एक ही वार में मार दे। डरा हुआ हिरोशी एक दर्द रहित मौत के लिए प्रार्थना करता है, पर एलिसिया वार को रोकती है। हिरोशी पूछता है क्यों, और एलिसिया कहती है कि मार्टिन उसके सपने में आया था और उसे माफ करने को कहा था। वो उसे एक्सेप्ट करती है और छुप छुप कर उसकी रक्षा करती रही है। कहती है कि वो खुश है कि उसने उससे प्रेम का इजहार किया था। वो चाहती है कि वो उसके और उसके भाई के लिए जीवित रहे। फिर वो उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। हिरोशी रियोना से पूछता है कि क्या एनपीसी को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन अफसोस से यह संभव नहीं है। गेम और रियल लाइफ दोनों में हमेशा कमजोर देखे जाने पर हिरोशी ने अब तक इसे सहन किया था। इस बार वो इसे सहन नहीं कर सकता। वो पलटवार करता है।
जब टेस्ला झपटता है, हिरोशी हर वार को टाल देता है। कामुई ने उसे जो ट्रिक्स सिखाई थीं, उनका सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हुए। जब कामुई निर्देश दे रहा था, उसने कहा था कि इस गेम में एक प्लेयर के स्टैट्स तब काफी बढ़ेंगे जब उसकी भावनाएं ऊपर नीचे होंगी, पर केवल पॉजिटिव इमोशंस। जब तक तुम्हारे दिल की गहराइयों में अटूट विश्वास, जुनून और साहस होगा, तुम विपत्ति से ऊपर उठ सकते हो और अपनी किस्मत बदल सकते हो। और अंत में कामुई ने कहा था, यह सिर्फ एक गेम ट्रिक नहीं है, ये हकीकत है। हिरोशी उठा और टेस्ला पर निरंतर हमला करने लगा। उसके वार आंधी की तरह बरस रहे थे। टेस्ला को पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया। फिर एक ही पल में हिरोशी ने उसे निहत्था कर दिया और अंतिम वार के लिए झपटा, लेकिन उसकी तलवार टेस्ला के टॉप टियर कवच को भेद नहीं सकी। खैर, क्योंकि यह गेम इतना रियलिस्टिक था, हिरोशी ने अपना अंत स्वीकार कर लिया। टेस्ला उसे मारने के लिए एक और तलवार निकाली। उसी पल हिरोशी मार्टिन से फिर मिला। उसे एहसास हुआ कि शायद वो पहले ही मर चुका था। हिरोशी रोया और मार्टिन से एलिसिया की रक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगी। मार्टिन ने उसे तसल्ली देने के लिए मुस्कुराया, फिर उसे उस वादे की याद दिलाई जो उन्होंने पहले किया था जब हिरोशी ने उसे साथ एडवेंचर पर जाने को कहा था। मार्टिन ने फिर उसे बताया कि अब लड़ने का समय है। गेम में लौटते ही हिरोशी की टूटी तलवार चमकने लगी। ये डीमन सोर्ड थी। इस बार दोनों ने अपने निर्णायक वार के लिए एक पोजीशन ली। टेस्ला ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और प्रकाश की गति से चार्ज किया, और हिरोशी शांत होकर उसका सामना करने के लिए तैयार हुआ। अचानक रानी ने दखल दिया। उसने हिरोशी को धक्का दिया और टेस्ला की ब्लेड सीधे उसके पेट में लगी और गेम खत्म हो गया। हिरोशी उठा तो देखा उसका गेम कंसोल आग की लपटों में था। अगले दिन ऐसी बेतुकी मौत पर उदास महसूस करते हुए उसने रियोना से बात की। गेम शॉप ओनर ने उसे कंफर्ट किया, माना कि उसने भी ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसने पूछा कि क्या वो फिर से खेलना चाहता है। बोली कि उसके पास उधार देने के लिए एक स्पेयर कंसोल था। हिरोशी ने कहा कि वो सोचेगा। फिर वो अपने कंप्यूटर पर गया कामुई का गाइड बंद करने के लिए। तभी देखा कि एक नई एंट्री थी जिसका शीर्षक था, तुम्हें मार दिया गया है और तुमने अपना कंसोल खो दिया है। जैसा कि कामुई ने कहा था, ये गेम हकीकत थी। उसे बस खुद पर विश्वास करना था। वो अपनी मौत के ठीक पहले से जारी रख सकता था। उसे बस एक नया कंसोल ढूंढना था। क्षतिग्रस्त गेम डिस्क डालनी थी और कामुई ने उसे जो कोड दिया था उसे 10 बार एंटर करना था। अगर वो लकी हुआ तो वो मारे जाने से 1 घंटे पहले वापस आ जाएगा। एलिसिया को बचाने की उम्मीद के साथ हिरोशी ने गेम में वापस जाने का फैसला किया, पर अभी नहीं। उसे पूरी तरह से तैयारी करनी थी। दिन ब दिन उसने ट्रेनिंग शुरू की। उसकी फैमिली उसे और ज्यादा सकारात्मक रूप से देखने लगी। उसके टीचर के पास हालांकि हिरोशी के भविष्य की योजनाओं का अभी भी कोई जवाब नहीं था। इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि हिरोशी के अंदर कुछ बदल गया था। जहां तक उन 2 स्ट्रीट पंक का सवाल है जो अक्सर उससे पैसे मांगते थे, उसने उन्हें डरा दिया ताकि वे उसे फिर से परेशान न करें। और फिर 1 मंथ लेटर हिरोशी गेम में रिटर्न करता है। दिस टाइम वो सबको सेव करने के लिए डिटरमिन्ड था। और यहीं पर एनिमे एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और धमाकेदार एनिमे रिकैप के साथ। रिकैप्टन, सी यू सून।